अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। यू आर वाचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक विद मी और आप सब मुझे कहते हैं सुहा अफजल। मेरे साथ स्क्रीन शेयर करते हैं इस्लामाबाद से हरमीत पाजी। उनके पास चलते हैं, उन्हें भी गुड मॉर्निंग कहते हैं। अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग फ्रॉम लाहौर। हरमीत, हाउ आर यू? जी अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद है आप भी खैरियत से होंगी। वैसे लेकिन दो चीज़ें हैं सोहा। कल एक तो हम अगर मेन स्ट्रीम मीडिया की बात करें तो कहीं ना कहीं ख़बरें यही थी कि इमरान खान साहब अदालत जाएंगे या नहीं जाएंगे, और फिर एक चीज़ हमने ये देखी कि काफ़िले की सूरत में वो वहाँ पे गए। एक तरफ तो हुकूमत अलर्ट थी कि उनको गिरफ़्तार कर दिया जाए, तो दूसरी जानिब हम ये देख रहे थे कि काफ़िले की सूरत में जब वहाँ पे गए तो फिर कितना इंतज़ार करना पड़ा और अदालतों को इंतज़ार करना पड़ा। यानी आप अंदाज़ा इस बात से लगा लें कि मैं और आप जैसे या आम आदमी जब उनका केस लगा होता है तो हम उसके लिए मिन्नते तरले वकीलों को कर करके, जो मुंशी बैठे होते हैं उनको कहते हैं कि भाई हमारा जो केस है उसकी सुनवाई भी हो जाए, लेकिन कहीं ना कहीं साल गुजर जाते हैं और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि यहाँ पे मैंने सुप्रीम कोर्ट में ऐसे केसेस देखे हैं कि उसमें तकरीबन 60 और 70 साल लगे और एक शख्स जो है उसकी डेथ भी हो गई और सुनवाई जो है उसके मरने के बाद ही हुई। तो ये सिचुएशन होती है। लेकिन उमूमन हमने ये देखा कि जब ताकतवर हल्कों की बात आती है, ताकतवर लोगों की बात आती है, तो अदालतें रात को भी खुल जाती हैं, आधी रात को, और कहीं ना कहीं इंतजार भी करती रहती हैं। और ये भी कहा जाता है कि भाई अब तो आ जाओ ना, अब तो सुधार जाओ, अब आ जाओ, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। और यही हुआ कल सारा कुछ। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, 10वीं समाअत पर इमरान खान साहब आखिरकार पेश हुए। इसके अलावा अगर आप बात कर रहे हैं पेशी की, तो बाकायदा एक पूरा प्लान जो हमने सोशल मीडिया पे देखा, ट्विटर पर टॉप ट्रेंड चला, वहां उनके पहुंचने से पहले कि हाई कोर्ट पहुंचो, ये ट्रेंड पीटीआई की जानिब से चलाया गया। और उसके बाद अगर वहां पर मौजूद लोगों की, कारकुनान की, सपोर्टर्स की इजहार यकजहती के लिए जो पीटीआई कारकुनान वहां पर मौजूद थे, उनकी बड़ी तादाद के हाथ है। अदालत में होने के बावजूद भी इमरान खान साहब कमरा अदालत तक नहीं पहुंच पा रहे थे। लेकिन उसके बावजूद भी वहां पर अगर देखा जाए सिचुएशन, तो वहां पर उनके वकला ने उस वक्त भी कोई ना कोई पैंतरा चलाने की कोशिश की। ऑल दो उनके वकला ने कहा कोई बात नहीं, आप गाड़ी में ही वीडियो लिंक के जरिए खिताब कर सकते हैं या आप वीडियो लिंक के जरिए इंक्वायरी मुकम्मल कर सकते हैं। ऑल दो ये भी एक चीज जो है वो जिस पर बात की जा सकती है, जिस पर नजर डालना बहुत जरूरी है कि हिफाजती जमानत का केस जो है वो दोहरे दस्तखत का केस भी बन चुका था, जिस पर 2 केसेस जो है वो कल के दिन में निपटाए गए हैं। लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया या सोशल मीडिया में सबसे बड़ी खबर यही थी कि इमरान साहब गिरफ्तार होंगे या नहीं, हिफाजती जमानत मिलेगी या नहीं। लेकिन बिलाखिर कल ये जो हमने देखी पूरी सिचुएशन, पूरा सिनेरियो, उसमें आखिरकार इमरान खान साहब पेश हुए। और जब पेश होने के बाद देखा गया तो ये समाअत ज़्यादा नहीं, आप तो वार्निंग की बात कर रहे हैं, 1 दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा, पहले तो वो इस चीज़ पर बाजिद थे, लेकिन फिर हमने देखा कि आइस ब्रेक की गई इमरान खान की तरफ से। लेकिन कल जो सारा मेन स्ट्रीम मीडिया पर आप शोर देखते रहे पीटीआई कारकुनान की जानिब से, वो भी देखने के काबिल था और हमने वो दिखाया भी आपको। और दो इसके बारे में पॉलिटिकल सेगमेंट में डिटेल में हम बात करेंगे। प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले एक और बुरी खबर जो कि तुर्की से आई है। एक बार फिर से तुर्की लर्जा है। जनूबी साइड पर, जनूबी जो तुर्की है वहाँ पर ज़लज़ले के एक बार फिर से शदीद झटके महसूस किए गए हैं, जिसकी शिद्दत अब तक बताई जा रही है कि 6.4 थी। उसके बाद फिर दूसरा ज़लज़ला भी, जिसके भी दोबारा से झटके और आफ्टर शॉक्स जो है वो महसूस किए गए, जिसकी शिद्दत अब तक बताई जा रही है 5.8। और अगर हम देखा जाए तो ओबियसली वो जो इलाके पहले ही मुतासर हुए थे वो इस ज़लज़ले की जद में दोबारा से आए हैं, जो कि ज़्यादा मुतासर हुए हैं। फौरी तौर पर जो खबरें मुताबिक 400 के करीब या 400 से ज़्यादा अफराद जो है वो इस ज़लज़ले जो दोबारा आया उसकी जद में आके शदीद ज़ख्मी हुए हैं। कैजुअलिटीज़ की तादाद भी दिन ब दिन मज़ीद बढ़ रही है। पहला कहर जो टूटा, पहली कुदरती आफत जिससे जूझ रहा है तुर्की, उससे अभी बिल्कुल निकलने के करीब, आप 10% 20% कहें तो मुझे लगता है कि मलबा उठाया गया है और उसको क्लियर करने की या रेस्क्यू ऑपरेशन करने की कोशिश की जा रही है। और एक बार फिर से तुर्की जो है वो लर्ज उठा है। हम खुदा से दुआ करते हैं इस चीज़ की कि वो वहाँ पर हिफ्ज़ ईमान में रहे अपने, और अल्लाह पाक हम पर रहम करे, क्योंकि तुर्की पहले ही बहुत मुश्किल में है। अब मज़ीद झटके, और उसके बाद प्रेडिक्शंस हरमीत ये भी की जा रही है कि मज़ीद शदीद ज़लज़ले के झटके भी महसूस किए जा सकते हैं। और आफ्टर शॉक्स का सिलसिला तो थम ही नहीं रहा। आपने दुरुस्त फरमाया। सो अगर हम देखें जिस किस्म के विजुअल, जिस किस्म की तस्वीर, जिस किस्म की वीडियो आ रही हैं, यकीन माने दिल दहला देने वाली हैं। कहीं ना कहीं बच्चा जो है वो मलबे तले दबा हुआ है, तो कहीं ना कहीं हम ये देखते हैं कि कोई बुजुर्ग जो है उसकी लाश निकाली जा रही है। और मनाजिर अगर आप देखें तो यकीन करें अपनों का बिछड़ना इंतहाई मुश्किल होता है, जिसके साथ आपको नहीं पता होता कि सुबह आपकी एक प्लानिंग
प्लानिंग होती है कि मैं सुबह उठूंगा, ऑफिस जाऊंगा या ये काम करेंगे, बच्चों के लिए नाश्ता तैयार होगा, बच्चे स्कूल जाएंगे, और बच्चों ने भी कहीं ना कहीं क्या क्या नहीं सोचा होता, और फिर अचानक सब कुछ जो है मलियामेट हो जाए, सब कुछ आपकी आंखों के सामने जो है आपको पता भी ना हो और आपकी आंखें बंद हो, और फिर जब आप उठे तो आपकी पूरी की पूरी फैमिली जो है वो मौत की नींद सो गई हो। तो ऐसे में यही मनाजिर हमने तुर्की में देखे, और आपने जो फरमाया कि अभी फिर से ये मामला हुआ है, यानी 600 से ज़्यादा लोग ज़ख्मी हुए हैं, 3 लोग जो हैं उनकी हलाकत हुई है। यानी वहाँ पे अगर मैं मलबे की बात करूँ तो एक तरफ तो कोशिश की जा रही है। कल मैंने देखा कि कुछ खबर कि एक नौजवान था जिसको काफ़ी दिनों बाद जो है एक मलबे से निकाला गया, और पाकिस्तानी कोई रेस्क्यू टीमें थी, जिसके बाद वो जो मनाजिर थे वो भी बड़े आप देखते हैं तो यकीनन उस शख्स का जो बातें मैं सुन रहा था तो वो यही फरमा रहे थे, यही कह रहे थे कि मौत की वादी में मुझे ऐसा लगा कि मैं पहुंच चुका और मेरा दोबारा लौटना दुनिया में बड़ा मुश्किल हो गया है। लेकिन फिर कहीं ना कहीं पाकिस्तानी टीमों ने बड़ी हिम्मत और हौसले से उस शख्स को निकाला और कहीं ना कहीं उसकी जान बचाई। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो हमारे सामने आती हैं, दुख भरी खबरें, अच्छी खबरें नहीं हैं। और हम ये अभी दोबारा की सिचुएशन की बात करें, एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि पूरा रेस्क्यू जो है वहाँ पे काम किया जा रहा है, वहाँ के जो सिक्योरिटी इदारे हैं, फौज है, दीगर जो अहलकार हैं वो बड़े हम देख रहे हैं कि दिन रात वो काम करें, और कहीं ना कहीं पाकिस्तान समेत दीगर जो तंजीमें हैं वो भी पहुंची हैं, उस ऑपरेशन में हिस्सा ले रही हैं। लेकिन यकीनन वो जो हलाकतें थी, इतना बड़ा जलजला जिस शिद्दत से आया था, तो उसको अभी तक उस पर काम करना, अचानक आपको एक और इस किस्म का आ जाए वाकया। अब मुझे जिस चीज के बारे में बात करनी है ना, दरअसल मुझे लगता है कि वो बेसिक मुश्किल जो है वो बढ़ती जाती है, बेसिक और रूट कॉज है इन तमाम चीजों की। बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, या यूं कहें बीइंग अ मुस्लिम, हमारा कामिल ईमान है बहुत सारी बातों पे। कुदरती आफात यकीनन अल्लाह पाक की वाहिद ज़ात है जो ये सोच सकती है, जो ये समझ सकती है, जो ये जानती है कि किस वक्त किसको कितनी आजमाइश देनी है। इसमें कोई दो राय नहीं है। बीइंग अ मुस्लिम हमारा कामिल ईमान है इस बात पे कि कुदरती आफात अल्लाह की तरफ से आती हैं, इंसान का इसमें कोई अमल दखल नहीं होता। हाँ, अलबत्ता हमारी उम्मत की अगर बात की जाए या इंसानों की बात की जाए या पूरी दुनिया में बसने वाली इंसानियत की बात की जाए, तो हमारे अमाल जो हैं वो ज़रूर इसका कोई ना कोई रूट कॉज हो सकते हैं, इसकी वजह हो सकते हैं। मैं तुर्की की बात नहीं कर रही, लेट्स टॉक अबाउट पाकिस्तान। पाकिस्तान में कल परसों के रोज़ एक खबर जो चली, जिसके बारे में मुझे आज प्रोग्राम में बात करनी है। एक शेर वो गालिबन आपने सुना होगा, अपनी मट्टी पर चलने का सलीका सीखो, संगे मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे। मतलब हमारी अब मिसाल ऐसी हो गई है कि संगे मरमर पे चलते चलते, नहीं मगरिब को फॉलो करते करते हम यहाँ तक पहुँचे कि इतना बुरा फिसलेंगे और मुंह के बल गिरेंगे कि उठेंगे तो अपनी शक्ल ही नहीं पहचान सकेंगे। और ऐसा हो रहा है पाकिस्तान में। कॉम्पसेट यूनिवर्सिटी में होने वाला ये वाक़या जिसको आप सब ने एड्रेस किया सोशल मीडिया पे, वो सिनेरियो जो स्केच किया गया था उस मजमून लिखने के लिए जिस टीचर की जानिब से, वो क्या पोर्ट्रे करना चाह रहा था। वो जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा था वो एक मुस्लिम यूनिवर्सिटी थी, वो जिस मुल्क में रह रहा था वो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कहलाता है, वो जो पढ़ा रहा था वो इंग्लिश था। लेकिन अगर हम इंग्लिश की बात करें या इंग्लिश पढ़ने वालों या बोलने वालों की बात करें, यानी मैं यूरोप साइड और मगरिब की बात कर रही हूँ, वो भी जब तालीम देते हैं तो आप कैम्ब्रिज की बात करें, ऑक्सफोर्ड की बात करें, तो अपने तालीमी मेयार को इस तरह से रखा जाए, बीइंग अ मुस्लिम नहीं, मजहब की किसी भी लाइन से बालातर होकर इस चीज़ का ख्याल रखा जाता है कि किस तरह से वैल्यूज़, नॉर्म्स और इंसानियत का अपने ख़ास ख्याल रखना है, रिश्तों का अपने ख़ास ख्याल रखना है। इवन दो दे आर नॉट मुस्लिम्स, लेकिन बेसिक ह्यूमन बीइंग रूल्स और जो आपके SOPs होते हैं या उसके अलावा आपके जो तकाजे होते हैं इंसानियत के, वो तमाम तर सिखाए जाते हैं तालीम में। लेकिन हमारे तालीमी मेयार में ये जो झटका हमारे निसाब को लगा है, तालीमी मेयार को लगा है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को लगा है, असातिज़ा के पढ़ाने को तरीके को लगा है, उस पर बात करना भी प्रोग्राम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पता नहीं क्या सोचकर इंग्लिश के इस सब्जेक्ट में ये सब कुछ किया गया। हरमीत, मैं आपका भी कमेंट चाहती हूँ इस पर। बिल्कुल सो आपने दुरुस्त फरमाया कि दुनिया का कोई माशरा, कोई दीन धर्म जो है उसकी इजाज़त नहीं देता। यकीनन जो मैंने ये पेपर देखा सोशल मीडिया पे और मेरे पास आया तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि हम तो इस बारे में सोचते हुए भी आपकी रूह काम जाती, और कहीं ना कहीं जिसने लिखा और जिसने सामने पेश किया और कहीं ना कहीं स्टूडेंट को मजबूर करने की कोशिश की गई। यानी आप ये अंदाज़ा लगा लें कि हमारे पास मुआशी बहरान तो है, आईनी बहरान तो है, लेकिन वो हसन निसार साहब हमेशा ये बात करते रहते हैं
कि हम अखलाकी तौर पर जो बहरान है ना उसको दोबारा, ये माशी बहरान से हम निकल जाएंगे, आईनी बहरान से निकल जाएंगे, लेकिन अखलाकी तौर पर हमें इतने गिर चुके हैं कि आप उसकी मिसाल, आप अंदाज़ा ये लगा लें कि हमारे मुआशरे में कोई 5 साल की बच्ची जो है उसको माफ़ नहीं किया जा, जितने भी रिपोर्ट्स आई उसमें देखें जिनसी ज़्यादती उन बच्चों के साथ होती हैं। परसों सोशल मीडिया पे एक वीडियो में देख रहा था, मुझे बड़ी हैरानगी हुई कि जिसमें एक छोटी बच्ची जो, यानी मेरे लिए, मैं एक सिख मज़हब से ताल्लुक़ रखता हूँ, लेकिन मेरे दिल में इतना एहतराम है कुरान शरीफ के सामने, मैं हमेशा अगर जाऊँ तो बावजू होकर जाऊँ, कभी इस किस्म की हरकत ना करूँ, लेकिन वहाँ पर मौलवी साहब जो है किस किस्म की हरकत कर रहा था वो भी आपने देखी। हमने गुजरावाला में देखा कि एक जानवर जो बेजुबान जानवर है, एक बकरी जो है, उसके साथ लोग जिनसी ज्यादती करते हैं। कहीं ना कहीं खबर आती है कि एक मासूम जिसकी डेथ हुई है, कब्र में उसकी लाश दफनाई गई और उस लाश को रातों रात जो है निकाला जाता है और उसके साथ रेप किया जाता है। कहीं ना कहीं हम ये देखते हैं कि कब्रों से लाशें निकाल कर उन लाशों का गोश्त खाया जाता है। तो हम कौन से माशरे में रह रहे हैं, किस माशरे में रह रहे हैं? यकीनन जब सोचते हैं तो रूह काम जाती है कि हम लोगों को कहते हैं, पूरी दुनिया को कहते हैं कि अखलाकी दर्स अगर आपने सीखना है तो हमसे सीखे, लेकिन यकीन माने हमने कभी कुछ न सीखा और ना कुछ सिखाने की कोशिश की। यहाँ पे दुरुस्त फरमाया कि यूनिवर्सिटी लेवल तक आप कहीं ना कहीं मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ को अगर देखें, लेकिन यूनिवर्सिटी वो इदारा होता है जो आपको, हम हमेशा बात करते हैं ना कि अंधेरों से निकाल कर आपको रोशनियों तक ले जाने वाला उस्ताद ही होता है। लेकिन अगर उस्ताद की इस किस्म की गलीज सोच होगी, अगर वो इस किस्म की सोच रखेगा कि बहन के बारे में, यानी एक ऐसे मुकद्दस रिश्ते के बारे में उसकी सोच कलम के जरिए पेपर पर आई होगी, तो आप अंदाजा लगा लें कि यूनिवर्सिटी में और क्या होगा। यही तो वजह है कि हमारी खवातीन जो है वो चाहते हुए भी, फैमिली चाहते हुए भी ये नहीं चाहती कि मेरे बच्चे जो हैं चाहे यूनिवर्सिटी में जाए। तो एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि एजुकेशन में बड़ा प्रॉब्लम है, बच्चों को स्कूल की तरफ या कॉलेज की तरफ नहीं भेजा जाता क्योंकि जहनियत कहीं ना कहीं ये है। दूसरी जानिब हम इस किस्म की चीज़ें जब आती हैं तो तकलीफ होती है। मैं कल देख रहा था और मुझे बहुत अफसोस हुआ कि अखलाकी तौर पर हम गिरे तो थे, अब मजीद गिरावट जो है वो देखने को मिल रही है। और हरमीत, आपको पता है मैं इस तमाम तर सिनेरियो को बाकायदा एक प्रॉपर प्रोपेगेंडा कहना चाहती हूँ। 20 जनवरी का ये वाक़या है, जिसके बाद अगर आज का दिन देखा जाए तो सोशल मीडिया पे एक चीज़ बाद में ही आती है, इस बात को हम जानते हैं। लेकिन उस पेपर में जब ये सवाल आया तो बच्चों ने इस सवाल का यकीनन जवाब दिया होगा, क्योंकि बच्चों को पता है कि एक तालीम है, एक स्टडी है, एक मजमून है, इसके नंबर्स हैं, और जब पास होना है तो उसके नंबर हासिल करने के लिए मजमून लिखना पड़ेगा। आई डोंट नो कि उस वक्त ये पेपर मुकम्मल कैसे हुआ, लेकिन इस पर एक्शन हुआ है। ये सोशल मीडिया पर तो खबर बाद में आई है, एक्शन इस पे अलबत्ता पहले हो गया। लेकिन अगर इस सारे सिनेरियो में देखें तो ये प्रॉपर प्रोपेगेंडा। अब वो उस्ताद मुस्लिम था तो शर्म आनी चाहिए उसे, और अगर वो गैर मुस्लिम था तब भी उसको शर्म आनी चाहिए। वो सिर्फ इसलिए कि इंसानियत के तकाजे ये हैं कि इन मुकद्दस रिश्तों पर कभी आप इस तरह का गुमान भी नहीं कर सकते। पता नहीं आप स्क्रीन पे आने वाले लोगों को क्या समझते हैं। हम स्क्रीन पर आते हैं, हम सिर्फ बात करते हैं, लेकिन मैं इस चीज़ को बाकायदा महसूस कर रही हूँ। मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं ये सोच के कि आप इस बात को एक लम्हा सोचें कि आपका एक ताल्लुक किसी से हो, आपका बहन हो या आपका भाई हो, लेकिन आप ऐसा ताल्लुक बनाने का या उसको स्केच करने का या इवन दो लिखने का भी नहीं सोच सकते कि चलो फॉर द टाइम बीइंग हम एज्यूम कर लेते हैं, हम इमेजिन कर लेते हैं और लिख लेते हैं, तो शायद आपके हाथ या आपका कलम नहीं चल सकेगा। अब उस उस्ताद के बारे में जो भी कार्रवाई होगी, मुकदमा दर्ज कर लिया गया है इस्लामाबाद के थाने में, कार्रवाई भी होगी और सख्त सज़ा भी दी जाएगी। लेकिन ये खबर जब निकली और दुनिया तक पहुंची या मुसलमानों तक पहुंची या पाकिस्तान में बसने वाले हर शहरी तक पहुंची, तो ये एक क्वेश्चन मार्क है कि हम रहते हैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में, हम कहलाते हैं उम्मत मुसलमा, और वो तमाम इदारे जहाँ पर असातिज़ा को हम रूहानी वालिदैन कहते हैं, तो इसका मतलब है कि वो रूहानी वालिदैन कहलाने के लायक ही नहीं है, क्योंकि वो बहन भाई के रिश्ते को बहन भाई का रिश्ता समझते नहीं हैं। उसको किसी भी सिनेरियो में स्केच करना जो है ना वो आसान समझते हैं और उनको लगता है कि किसी भी बारे में बात की जा सकती है। तो इंग्लिश पढ़ाने का मकसद कतई तौर पर ये नहीं है कि इंग्लिश कल्चर या फिर इंग्लिश माहौल, अगर हम यूरोप की बात करें तो वहाँ पर जो कुछ होता है उसको यहाँ पर आप आराम से पूछ सकते हैं अपने तमाम तर स्टूडेंट से कि क्या आप ये चीज़ जो है वो अपने माइंड में स्केच करके इसके बारे में कुछ लिख सकते हैं। इंग्लिश का पेपर है, आपने इंग्लिश का टेस्ट लेना है, इंग्लिश का क्विज़ लेना है, तो आप कोई भी सिनेरियो स्केच कर सकते थे। ऑल्दो इस पर भी बहुत एक लंबी डिबेट हो सकती है जो कि हम करेंगे भी, और कुछ ऐसे एक्सपर्ट्स होंगे, माहिर तालीम होंगे जिनको लाइन पर भी लेंगे इस हवाले से, उनसे भी इनकी राय लेंगे। चूँकि सोशल मीडिया पर रिव्यूज़ तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन जो क्लास मुझे लगता है कि अब बिल्ड होती चली जा रही है उसको हम सबको मिलकर ब्रेक करना होगा। इसके खिलाफ आवाज़ तो उठाई गई है, लेकिन इसके खिलाफ आवाज़ उठाने के साथ साथ एक्शन लेना भी
इस वक्त की अहम ज़रूरत है। ऑल दो इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और अपने टिपिकल रन डाउन की तरफ चलते हैं। टॉप ऑफ द ऑल हम आपको इसमें क्या क्या बताएंगे वो आपको ब्रीफ कर देते हैं। टॉप स्टोरीज में सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कल सबसे बड़ी खबर यही रही कि इमरान खान साहब गिरफ्तार होंगे या नहीं। 1, 2, 3 और फिर 10वीं समाअत के बाद फाइनली वो अदालत में पेश हो गए। और उसके बाद एक बड़ी अहम अपडेट ये भी है कि सदर मुमलिकत की जानिब से तारीख भी दे दी गई है इलेक्शन की, क्योंकि वो ये कहा जा रहा था कि आप बॉल एक दूसरे की कोर्ट में फेंक रहे हैं और ये पहले आप किसी जो गेम चल रही है उसकी वजह से मुल्क के आइन को नुकसान पहुंच रहा है। इसके बाद सदर मुमलिकत की तरफ से ये तारीख तो दे दी गई है, लेकिन उस तारीख पर जो हमारे सियासतदान हैं वो काफ़ी बात कर रहे हैं, तो इस पर डिटेल में हम भी पूरा सेगमेंट करेंगे और आपको इस हवाले से अपडेट करेंगे। उसके अलावा हम आगे बढ़ेंगे और दुनिया भर में आज मादरी ज़ुबानों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इंग्लिश की हम बात कर रहे हैं, हम जानते हैं कि अगर हम अपने मुल्क की बात करें तो हरमीत उर्दू हमारी कौमी ज़ुबान है और मादरी ज़ुबान आपको पता है कि दुनिया भर में 4,000 से 40,000 से ज़ायद जो है वो मादरी ज़ुबानें पाई जाती हैं। इलाका जहाँ पे जैसे थोड़ा सा चेंज होता है मादरी ज़ुबान भी चेंज हो जाती है। मतलब हमारी पंजाबी है तो पंजाबी में यानी पंजाब में भी मादरी ज़ुबानों के बहुत सारे ऐसे फ्लेवर्स हैं, बहुत सारे ऐसे ट्विस्ट चेंज हो जाते हैं कि आप थोड़ा सा इलाका क्रॉस करें तो आपको लगता है कि पंजाबी का भी थोड़ा वो जो बोलने का तरीका होता है वो चेंज हो जाता है, स्टाइल जो है वो चेंज हो जाता है, टच है वो बहुत डिफरेंट हो जाता है। यकीनन आप इस तरह अगर आप बात करती हैं ना कि अगर हम खैबर पख्तूनख्वा या पेशावर की पश्तो की बात करें, आप तकरीबन 10 किलोमीटर आगे जाएंगी तो वहाँ पे पश्तो कुछ मुख्तलिफ होगी। फिर इसी तरह सवात की तरफ आएंगी तो वहाँ की पश्तो अलग। तो इसी तरह पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में मैं गया हूँ तो वहाँ पे आपने दुरुस्त फरमाया कि कहीं ना कहीं हम फैसलाबाद जाते हैं तो वो बिल्कुल टिपिकल वहाँ हिंदुस्तानी पंजाबी बोली जाती है, फिर कहीं ना कहीं जलंधरी पंजाबी जो है वो बोली जाती है। इसी तरह फिर कुछ ऐसे इलाके हैं, कुछ पहाड़ी ज़ुबान है, पहाड़ी पंजाबी जिसे कहते हैं। इसी तरह हिंदू की अगर बात करें तो पेशावर की हिंदू डिफरेंट है, हज़ारा की जो है वो मुख्तलिफ है। वहाँ से बटला की तरफ आप जाएंगे, उससे आगे बढ़ेंगे मानसेरा और कुछ और इलाकों की छतर की तरफ तो वहाँ पर आपको ज़ुबानें जो है मुख्तलिफ नजर आएंगी। लेकिन बहरहाल प्रॉब्लम यह है, सबसे बड़ा मसला यह है कि आपने जो फरमाया कि अगर हम देखें सरकारी तौर पर, अगर आप देखें हमारी सोसाइटी में देखें तो कहीं ना कहीं आज भी हम झिझक महसूस करते हैं अपनी उर्दू ज़ुबान बोलते हुए। और मैं कल परसों एक इवेंट में गया, मुझे बड़ी हैरानगी हुई कि सारा इवेंट जो है सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश ही वहाँ पे बोला जा रहा था। मैं खुद हैरान था कि कहाँ पे आ गया हूँ, शायद मैं गोरों की देश कहीं आ गया हूँ। हालांकि हमने देखा है, चाइनीज़ को भी देखा है, कहीं ना कहीं बाहर दुनिया में देखा है कि अपनी ज़ुबान को जिस तरह फोकियत दी जाती है, अपनी भाषा को जिस तरह बोला जाता है, लेकिन हमारे माशरे में चाहे वो पंजाबी है तो वो अपनी पंजाबी पे उसको शर्म आती है, बोलते हुए वो झिझक महसूस करता है। और कहीं ना कहीं अब हम देख रहे हैं कि एलीट क्लास ये समझती है कि उर्दू बोलना जो है वो मायूब है। तो ये सबसे बड़ा मसला है। हम एहसास कमतरी की दुनिया में आज भी मुब्तला है और आज भी अंग्रेज़ बहादुर का वो डंडा जो दिया गया है उसी तरह हम कहीं ना कहीं हमारी जीन्स में वही ग़ुलामी का जो है सिलसिला है वो आज भी कहीं ना कहीं मौजूद है और वो सिलसिला अब भी चलता आ रहा है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हम अपनी ज़ुबान से पीछे होते चले जा रहे हैं। और हरमीत सबसे बड़ा अलमिया ये है और सबसे बड़ी गलती जो हमने की, जो रिवायत हमने कायम की, वो ये कि हमारी कौमी ज़ुबान तो उर्दू है, मादरी ज़ुबान की मैं अभी बात नहीं कर रही, लेकिन आप हमारे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ या इसके अलावा हमारे सरकारी दफातर में देखें तो इंग्लिश ही वो वाहिद ज़ुबान है जिसमें आपकी डॉक्यूमेंटेशन लिखी भी जाती है, पढ़ी भी जाती है, बोली भी जाती है। कौमी ज़ुबान उर्दू है, उस पर काम करेंगे तो ही शायद हमारा मुल्क या हमारी कौम तरक्की कर सकती है। अलबत्ता मादरी ज़ुबान को तो इतना मलूज़ खातिर लाया ही नहीं जाता। लेकिन आज मादरी ज़ुबानों का आलमी दिन मनाया जा रहा है पूरी दुनिया में, तो इस पर हम डिटेल में बात भी करेंगे और अपनी कुछ कमियों कोताहियों को भी डिस्कस करेंगे। और दो प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे। पूरे प्रोग्राम में जो कि 2 घंटे का होता है उसमें एक आधा सेगमेंट हम ऐसा ज़रूर रखते हैं जिसमें आवाम के मसाइल को एड्रेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। वो इंडस्ट्रियल मसाइल हों या आपकी निजी ज़िंदगी के या फिर महंगाई के। कराची की हम बात कर लेते हैं जहाँ पर मुर्गी का गोश्त जो है वो 800 रुपये किलो हो गया है और ये कीमत जल्द ही जल्द लाहौर में भी ट्रांसफ़र होने वाली है। दूध की कीमतें बहुत बढ़ गई हैं। एक आम सी वो चीज़ें अशिया खुरनोश जो कहलाती हैं, जो कि आपके आम इस्तेमाल में है, वो भी इंसान की या आप पाकिस्तानियों की इस्तात से दूर होती जा रही है। आपकी क़ुव्वत ख़रीद जो है वो कम होती जा रही है, प्राइसेस बढ़ती जा रही हैं। तो इस महंगाई को भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे।
ऑल्दो आगे बढ़ेंगे, लास्ट बट नॉट द लीस्ट आज की टॉप स्टोरीज में आपको बताएंगे कि टिन पैक खाने जो होते हैं, मैं बहुत सारी चीज़ें, आपको पता है प्रोसेस फूड जो है वो आपका फ्राइड आइटम हो या वैसे भी टिन पैक हो, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ों को सेव करके आपको आजकल डिपार्टमेंटल स्टोर में और हर जगह आपको अवेलेबल होंगे। तो ये जो डब्बों में पैक खाने होते हैं जिसको आप समझते हैं कि प्रोसेस किया हुआ है और काफ़ी प्रोसेस से गुजर कर भी ये प्योरीफाइड फॉर्म में आपके पास पहुँचे हैं, तो ऐसा कतई तौर पर नहीं है। इससे होने वाले मसाइल, ख़वातीन में PCOS की बात करें और मर्द हजरात में भी ऐसे बहुत सारे मसाइल हैं जो कि जन्म दे रहे हैं इन टिन पैक खानों की वजह से। इसको आज के प्रोग्राम में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो ये हमारा रनडाउन था आज का। अब चलते हैं हम अपने डेली डोज की तरफ। डोज में सबसे पहले ख़बर जो हमने आपको देनी है वो बेसिकली है तो तुर्की से, लेकिन ख़बर बड़ी इंटरेस्टिंग है। आपको पता है कि अभी ज़लज़ले की से सूरत हाल है पूरे तुर्की में, लेकिन उससे पहले वहाँ की सियाहत की, वहाँ के आर्ट के, वहाँ के कल्चर को, वहाँ के बच्चों की अगर हम बात करें तो हमेशा बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ जो हैं वो सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती है, जिससे हमें पता लगता है कि वो कौम जो है वो हर चीज़ में अपने आप को मनवाने के लिए और अपने आप को एक्सपर्ट करने के लिए और अपनी खूबियाँ दिखाने के लिए हमेशा पेश रही है। तुर्की से एक बच्चे की आपकी मुलाकात कराएंगे। बच्चा ज़्यादा नहीं, सिर्फ 3 से 4 साल का है, लेकिन आप देख लें वो चला क्या रहा है, फरारी वो चला रहा है। और इसके अलावा फरारी नहीं सिर्फ बल्कि हैवी बाइक भी चलाता है और काफ़ी सोशल मीडिया पे ख़बर जो है वायरल हुई है। पता नहीं मतलब उसके पाँव कैसे पेडल तक पहुंच रहे होंगे, बट ऑल दो जब वो बच्चा पैदा हुआ उसके अब्बा चूँकि स्पोर्ट्स के बड़े दिल दादा है, स्पोर्ट्स कार के और बाइक्स के, तो 3 साल का तो अब वो हुआ है। मतलब वो तो पैदा होने के दूसरे दिन से ही लेकर तमाम गाड़ियाँ, बाइक्स अपने इर्द गिर्द देख रहा था। सोशल मीडिया पे खबर वायरल हुई हरमीत, तो काफ़ी लोगों ने तनकीद का निशाना भी बनाया कि बच्चा बहुत छोटा है, ये रिस्की हो सकता है, लेकिन उसका स्टाइल तो चेक करें, उसका स्वैग तो चेक करें। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि कहीं ना कहीं तनकीद भी बनती है। बच्चा छोटा है, कहीं ना कहीं कुछ ऐसा इंसिडेंट अल्लाह ना करे हो तो फिर तकलीफ़ होती है, लेकिन कहीं ना कहीं ये देखें कि छोटी उम्र में, आप इस उम्र में तो बड़ा मुश्किल होता है कि आप चलना फिरना जो है आपने बड़े मुश्किल से सीखा होता है, लेकिन इस उम्र में आप देखें कि बाइक भी चला रहे हैं और बड़ी फुर्ती है उसके। आप देखें तो स्पोर्ट्स कार को लेके इन सारी चीज़ों को वो कैसे मैनेज कर और कैसे चला रहे हैं, तो वाकई में हैरान कुन सी वीडियो है। लेकिन क्रेडिट गोज़ टू हिज फादर, क्योंकि वह कहीं ना कहीं स्पोर्ट्समैन, और फिर उसने सोचे कि बेटे को भी सिखा लेते हैं और बेटे ने भी 3 साल की उम्र में सीखा। लेकिन हाँ, आपको याद होगा कि यहाँ पे हमारे एक PTI के एक वज़ीर थे जिसके तकरीबन 6-7 साल के बच्चे ने जो है लैंड क्रूज़र यहाँ पे मुल्तान के रोड्स पे चलाई थी, और फिर जब स्टेटमेंट आई PTI के उस वज़ीर की कि भाई ये तो मेरी गाड़ी है, मेरी मर्जी, तो इस किस्म की कि अगर एक्सीडेंट होता है या कुछ इस किस्म की वाक़या होता है फिर तकलीफ जो होती है वो ज़ाहिर बात है वालिदैन को होती है। लेकिन बहरहाल ये स्वैग अगर आप देखें ना, जिस स्टाइल में ये उतर रहा है गाड़ी से, जिस अंदाज में, और आप देखें छोटी सी उम्र, ग्लासेस लगाए, कैप पहना, तो ये एक अलग स्टाइल है उनका मुनफरिद सा। ऑल्ड ऑफ फरारी तो उन्होंने चलाई है, लेकिन हैवी बाइक एटलीस्ट उनके साइज़ की थी, मतलब ऑब्वियसली कस्टमाइज़ कराई होगी उनके अब्बा ने। लेकिन ये नीचे लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, डोंट ट्राई एट होम। अगर आप शौकीन भी हैं हैवी बाइक से, स्पोर्ट्स कार के, तो अपने बच्चों को ये इस रिस्क में मत डालें, ये बहुत रिस्की है। ऑब्वियसली ऑल प्रिकॉशंस, और आप देखिए कि अगर उन्होंने गाड़ी रिवर्स करनी है तो साथ टैब रखा हुआ है गाड़ी में, आप देखिए वो टैब साथ साथ इंडिकेशंस दे रहा है, साथ साथ दिखा रहा है पूरा कैमरा, बिकॉज आप इतने छोटे हैं कि आप ऊपर होकर देख नहीं सकते कि आगे पीछे राइट लेफ्ट क्या है, आपको कौन सा टर्न लेना है। अब तो साथ जी टैब रखा हुआ है, उस टैब पे कैमरा ऑन किया हुआ है, उससे देख देख के जनाब गाड़ी चला रहे हैं और पार्क कितनी अच्छी कर रहे हैं। आपको पता है गाड़ी चलाने वाले के बारे में ये कहा जाता है कि अगर आप गाड़ी पार्क करनी आपको आती है ना, इसका मतलब आप अच्छे ड्राइवर हैं, तो वो गैराज से निकालते हैं बाहर घुमाते हैं। और सबसे मुश्किल करना जो है वो पार्क करना ही होता है, और आप देखेंगे बच्चा जो है कितनी महारत से वो पार्क कर रहा है गाड़ी को, तो फिर अंदाज़ा लगा लें कि आने वाला फ्यूचर कहिए फिर अपने पापा से ना दो कदम आगे ही निकलेगा, बल्कि 4 कदम आगे निकलेगा, क्योंकि 3 साल में इसने शुरुआत की है, तो आगे फिर चले जी आगे बढ़ते हैं, हम भी अपने कदम आगे बढ़ाते हैं। अगली खबर आपको देते हैं। अब नया आलमी रिकॉर्ड बना है जी, और रिकॉर्ड जो है वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का है। लेकिन गैस व्हाट, रिकॉर्ड क्या है, 24 घंटे तक मुसलसल कॉन्सर्ट करने का ये रिकॉर्ड जो है वो कायम किया गया है। नया आलमी रिकॉर्ड है। आप सोचो 24 घंटे सिर्फ आपने गाना है, लेकिन एक बंदे ने ये रिकॉर्ड कायम नहीं किया। ऑल्दो ये ज़रूर हम आपको बताना चाहेंगे कि 100 बंदों पर मुश्तमिल ये पूरा एक बैंड था, जिसने बारी बारी इस चीज़ का जो है वो खासा दिखाया कि
किस तरह से आप सब मिलकर जो है वो 24 घंटे मुसलसल कॉन्सर्ट जो है वो कर सकते हैं। और सबसे अहम बात और अच्छी बात ये कि एंटरटेनमेंट का ये एक प्लेटफॉर्म तो जो उन्होंने यूटिलाइज़ किया, लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट था। मतलब आप जाएँ और जाकर कॉन्सर्ट इंजॉय करें और मुख्तलिफ सेशंस चलते रहे, मतलब 1 घंटा 2 घंटा और 6 घंटे के बाद फिर सेशन चेंज होता था, ऑडियंस चेंज होती थी और बाकी जो आने वाली नई ऑडियंस थी उनके लिए भी फ्री ऑफ कॉस्ट था। क्योंकि बेसिकली इस कॉन्सर्ट का मकसद ये था कि इसके जो आप वैसे आप जब जाते हैं कॉन्सर्ट विजिट करते हैं तो वैसे फ्री ऑफ कॉस्ट था, लेकिन आप डोनेशंस जो है वो दे सकते थे। तो फिर लोगों ने दिल खोल कर डोनेशन दिया बिकॉज वो कॉन्सर्ट को एंजॉय बहुत कर रहे थे। और नोबल कॉज हरमीत ये था कि डोनेशन जो लिया वो बेसिकली तमाम अफराद जो नीडी हैं, जो गरीब हैं, गरीब गुरबा में तकसीम करने के लिए जो है वो इस कॉन्सर्ट को ऑर्गेनाइज़ किया गया था। यकीनन हमने जितने भी इवेंट देखे हैं तो कहीं ना कहीं कोशिश ही की जाती है कि वहाँ से जो मिलती रकम है वो किसी गरीब में या किसी मुस्तहक में बांटी जाए, और ये बहुत अच्छा जस्टर है मेरे ख्याल में। इस किस्म की इवेंट्स अगर होते हैं और कहीं ना कहीं हम देखते हैं जो ज़रूरतमंद है उनकी ज़रूरियात पूरी की जाती हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है कि ये आप किसी का ख्याल रख रहे हैं, आपको फ़िक्र है किसी इंसान की कि वो भूखा है, वो प्यासा है, उसके सर के ऊपर छत नहीं है। तो कहीं ना कहीं रब ने आपको इतना बड़ा टैलेंट दिया और टैलेंट के ज़रिए आप कुछ कमा के उसका ज़रिया बन सकते हैं, उसको कुछ खिला सकते हैं, कुछ पिला सकते हैं। लेकिन हाँ, ये बड़ा मुश्किल काम होता है कि मुसलसल गाना, लेकिन फिर अगर हम टीम को पूरी देखें तो 100 बंदों की टीम है और बारी बारी अगर आप गाते हैं तो मेरे ख्याल में 24 घंटे वैसे भी मौसीकी का तड़का जब हो तो वैसे भी दिल करता है कि भैया आप झूमें, नाचे, गाएं और कहीं ना कहीं सुनते जाएं। तो मेरे ख्याल में जो ऑडियंस थी उन्होंने भी काफ़ी इन्जॉय किया होगा, क्योंकि एक ऐसा रिकॉर्ड जो कहीं ना कहीं जाके दर्ज होना था, तो उसमें ऑडियंस भी कहीं ना कहीं फिर माजी की जो यादें हैं फिर बंदा याद भी करता है कि हाँ इस इवेंट में मैं मौजूद था। तो मेरे ख्याल में एक डिफरेंट है। बहुत सारी चीज़ें हम ले आते हैं तो हम हमेशा देखते हैं कि कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि पहले से जो रिकॉर्ड जिस शख्स ने बनाए होते हैं वो आगे मजीद बढ़ता है। लेकिन मौसीकी के हवाले से ही बात की जाए तो यकीनन ये कुछ डिफरेंस है कि 24 घंटे मुसलसल गाना और लोगों को एंगेज रखना सबसे बड़ी बात होती है। एंटरटेनिंग रिकॉर्ड था, ऑल्दो बन तो गया है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम भी दर्ज हो गया है। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर आपको देते हैं जो कि बहुत इंटरेस्ट को सुन के मुझे थोड़ा सा दुख भी हुआ, वो इस बात का क्योंकि अब मौसम सर्दियों का चला गया है। माल्टे और किन्नू जो हमने बहुत खाए हैं अब उसका सीज़न आउट होने वाला है। लेकिन जाते जाते जो है ये एक फेस्टिवल जिसको ऑर्गेनाइज़ किया गया इटली में, जिसे हम कहें किन्नू जंग अगर कहें तो गलत नहीं होगा, बिकॉज किन्नुओं के साथ एक दूसरे पर हथियारों की तरह हमला किया और इस फेस्टिवल को खूब इंजॉय किया। और आप देखिए अरमीत कितनी बड़ी तादाद में ह्यूज पीपल आर ओवर देयर। तो आप देखिए लोगों ने क्या किया, कोई जंग थी लेकिन किन्नुओं के साथ थी, लेकिन इसमें कोई असलहा इस्तेमाल नहीं हुआ, कोई वेपन हमने देखा नहीं, सिर्फ किन्नू एक दूसरे के हाथ में थे और ज़ोर ज़ोर से एक दूसरे को मार के ये किन्नू फेस्टिवल जो है वो इटली में लोगों ने काफ़ी इंजॉय किया। बड़ा मज़े का फेस्टिवल है। वैसे तो हमने देखा है मुख्तलिफ इवेंट्स इस किस्म के ये भी होते हैं कि टोमेटो का होता है, लेकिन ये देखा कि कीनू जाते जाते वैसे अगर हम यहाँ पे बात करें तो बड़ा महंगा है इस वक्त, लेकिन वहाँ पे कई एंटरटेनमेंट का एक ज़रिया भी बना हुआ है और लोग उसको एंजॉय कर रहे हैं। यानी फेस्टिवल है तो उस फेस्टिवल में लोग हिस्सा भी बहुत ज़्यादा सालाना तौर पर ये जब भी होता है तो या मैंगो फेस्टिवल हो या ये हो तो हम ये देखते हैं कि लोग हिस्सा भी बड़ा ज़्यादा लेते हैं और बड़े मज़े से एक दूसरे को जो है, एक तो आप फेस्टिवल को एंजॉय करते हैं, दूसरी जानब हम ये देखते हैं कि कैसे दूसरे को जो है कीनू कैसे दूसरे को मारना है और कैसे वो मुकाबला जो है वो जीतना है। लेकिन बहरहाल रश बड़ी ज़्यादा होती है, लोग ये बहुत बड़ी तादाद होती है और बाकायदा इसके लिए तैयारी की जाती है और उस तैयारी के बाद फिर जब ये इवेंट होता है तो वहाँ की जो मीडिया है वो भी इसको बाकायदा कवरेज देती है और लोग जो हैं दूर दराज से मुख्तलिफ इलाकों से आके इस इवेंट में जो है वो शिरकत करते हैं। तो मेरे ख्याल में ये फेस्टिवल जितने भी होते हैं कहीं ना कहीं चाहे वो मौसीकी का हो या इस किस्म का हो तो इंसान को अब ज़रूरत है एंटरटेनमेंट की, और अगर वो छोटा ज़रिया क्यों एंटरटेनमेंट के ना बने, लेकिन वहाँ पे जाके आप महसूस होके कहीं ना कहीं वो अपनी दुख दर्द वो सारी चीज़ें जो है ना कहीं भूल जाते। तो मेरे ख्याल में इस किस्म के फेस्टिवल जो है एक तो टूरिस्ट को अट्रैक्ट करते हैं और वैसे जब आप वीडियोज़ में देखते हैं तो आपको भी अट्रैक्ट करते हैं। अच्छा जी, अगली खबर पर चलते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इफ़ यू टॉकिंग अबाउट सोशल मीडिया, तो सोशल मीडिया पे एक खबर आती है, एक वीडियो पिक्चर आती है दैट गॉट वायरल, लेकिन वो पिक्चर और वीडियो खींचता कौन है ये क्वेश्चन मार्क है। अब्दुल समद ज़िया जो पाकिस्तान के नॉन फोटोग्राफर हैं वो हमेशा ऐसी वीडियोज़, ऐसी थीम्ड फोटोज़ बनाते हैं जो कि सोशल मीडिया पर वायरल होती हैं। तो भाई एक दफ़ा फिर से वो ट्रेंड सेटर रहे और इस दफ़ा जो ट्रेंड उन्होंने सेट किया वो मिल के जो है बिजनेस टाइकॉन है ये गालिबन मुत्तहिदा अरब अमारात के, जिनका नाम है
मियाँ मोहम्मद इब्राहिम, मियाँ उमर इब्राहिम। तो उनके घर में एक शादी थी और शादी का थीम था बॉलीवुड, और बॉलीवुड में तमाम लोग जो गेस्ट थे वो बॉलीवुड थीम के अकॉर्डिंगली तैयार होकर आए थे। लेकिन अगर दुल्हा और दुल्हन की बात करें तो दुल्हा जनाब शहजादा अकबर था और दुल्हन जो है वो भी एक मलिका थी। लेकिन सबसे अच्छी बात ये कि जब इस पूरी शादी को कवर किया तो हमने ये देखा कि वो तमाम सिर्फ गेटअप में नहीं थे बल्कि रॉयल टच भी इसमें इस तरह से दिया कि जो दुल्हन थी उसको सोने की ईंटों में तोला गया, और तोलने के साथ साथ आपने सबको तो बहुत एक्टिविटी इंजॉय करते हुए देखा। लेकिन जब ये खबर आउट हुई और ये वीडियोस पिक्चर्स आई तो सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग करने वाले भी मैदान में आ गए। भी आप पैसों का ज़िया कर रहे हैं, आप ऐसे क्यों कर रहे हैं, आप एक दुल्हन को जो है वो आपने तराजू में तोला है और एक साइड पे आपने ईंटें रखी हुई हैं, और बहुत सारी इस तरह की बातें। लेकिन फिर अब्दुल समद ज़िया भी मैदान में आए, उन्होंने कहा नहीं जनाब ऐसा नहीं है, आप फौरी तौर पर पिक्चर का एक रुख ना देखें, दूसरा रुख भी देखें। दूसरा रुख इसलिए देखें बिकॉज ये ईंटें जो हैं उन्होंने बाद में कुछ स्टोरीज भी पोस्ट की जिसमें उन्होंने ईंटों को ऐसे करके दिखाया, मतलब बहुत सारी कोई बारीक चीज़ लेकर उसको खुरच कर दिखाया कि बेसिकली ईंट जो है वो नकली है, सिर्फ सोने का पानी चढ़ा हुआ है इसके ऊपर। तो ट्रोलिंग करने वाले ज़रा हाथ होला रखें और टेक अ ब्रेक, थोड़ी सी आप फील काम डाउन। लेकिन ये खबर काफ़ी वायरल हुई है और ये थीम्ड शादी लोगों ने बहुत इंजॉय की है। अरमीता आपने ये वीडियो देखी है? मैं तो खैर अभी देख रहा हूँ स्क्रीन पर, लेकिन बात वही है कि कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग जो हैं इस किस्म का इवेंट, चाहे वो शादी का हो या बर्थडे हो, वो सेलिब्रेशन को यादगार बनाने के लिए कुछ मुनफरिद करते रहते हैं और इसमें कोई शक नहीं है। अगर लेकिन हमारे सोसाइटी में, हमारे माशरे में तनकीद की जो ब्रिगेड है वो बड़ा एक्टिव भी रहता है। और फिर कहीं ना कहीं अगर ये सारी चीज़ें, ये सारी सहूलियात हमारे पास होती, हमारी ज़ात तक महदूद होती, यकीनन हम भी वही करते हैं। लेकिन जब बात किसी और पे आती है तो फिर भाई तनकीद करना हम अपना फ़र्ज़ और अपना हक़ समझते हैं और फिर जाके हम वो जो तनकीद के तीर है वो बरसाना शुरू करते हैं। तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव भी लेना चाहिए। अगर सारी चीज़ें अगर हमने उनको दी हैं और वो चाहते हैं कि अच्छी तरीके से अपने इवेंट को यादगार बनाना चाहते हैं तो भाई वाई नॉट, उसकी मर्जी। लेकिन अच्छी वीडियो, यही सवाल है कि वाई नॉट। अगर आप अपने सबसे अहम दिन को, द बिगेस्ट डे ऑफ योर लाइफ, अगर आप उसे मेमोरेबल बनाना चाहते हैं और फोटोग्राफर्स आपकी इसमें हेल्प करते हैं तो फिर इसमें क्या मसला है? आप लोगों को जो देखने वाले हैं अप्रिशिएट करें और इन्जॉय करें, क्योंकि आप अगर तनकीद को ऐसे को फीडबैक लें तो मेरे ख्याल से वो फोटोग्राफर्स के लिए भी ज़्यादा अच्छी बात है। ऑल्दो खबर हो गई डन, अब हमने लिया एक ब्रेक क्योंकि वो हमारा डेली डोज हो गया। अब हम डिटेल में प्रोग्राम को कंटिन्यू करेंगे एक ब्रेक के बाद। आफ्टर द ब्रेक, सो बेसिकली आइस ब्रेक की गई इमरान खान की तरफ से। 10 समातों के बाद आखिरकार वो अदालत में पेश हुए और जो केस हिफाजी ज़मानत का था वो दोहरे दस्तखत में तब्दील हो गया। लेकिन अब उनकी इस एक्ट को किस तरह से देखते हैं, सलमान आबिद साहब सीनियर एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद है, उनसे इस हवाले से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सलाम जी सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। सर कहिएगा कि आप उनके जेस्चर को किस तरह से देखते हैं? पहले तो आइस ब्रेक कर ही नहीं रहे थे या हो ही नहीं रही थी दोनों जानिब से ही। हिफाजती ज़मानत के लिए कई दफ़ा कहा गया कि मशरूत किया जाता है हिफाजती ज़मानत को आपकी पेशी से। पेशी के लिए पहुंचे 2 घंटे तक अहाते अदालत में ही रहे, अंदर नहीं गए। टॉप ट्रेंड भी चला PTI की तरफ से, लेकिन आखिरकार वो पेश हो गए। आप उनके इस जेस्चर को किस तरह से देखते हैं? देखिए, असूली तौर पे तो उनको अदालत के सामने सरेंडर करना था, अदालत के सामने पेश होना था और अल्टीमेटली उन्हें अदालत के सामने अपने आप को पेश करना पड़ा। लेकिन इस पूरी एक्सरसाइज का बेनिफिट जो है पॉलिटिकली वो तो इमरान खान ने अवेल कर लिया। यानी जिस अंदाज से कल उनका इस्तकबाल हुआ है और जिस अंदाज से उनकी पजीराई मिली है, और कल सारा दिन उन्होंने सुबह से लेकर रात तक मीडिया जो है 24 आवर्स के लिए कैप्चर किए रखा अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटी की वजह से, उसका पॉलिटिकल बेनिफिट तो इमरान खान ने हासिल कर लिया। और वो जो घर के अंदर बैठे हुए थे, घर से बाहर नहीं निकल रहे थे, और जब वो बाहर निकले तो लाहौरियों ने खास तौर पर उनके साथ खड़े होने का जो मुजाहरा किया है उसने यकीनी तौर पर इमरान खान को सियासी तौर पर एक नया टॉनिक दिया है और उनको लगा कि लोग अभी भी उनके साथ खड़े हैं। तो अदालत में पेश होना एक अलग बात है, वो तो कानूनी मसला हुआ, लेकिन सियासी बुनियादों पर इमरान खान को कल की एक्टिविटी का बहुत ज्यादा पॉलिटिकल बेनिफिट मिला है। और यकीनी तौर पे वो जो लोग कह रहे थे कि इमरान खान साहब शायद दोबारा उस तरह से मुतहरिक नहीं हो सकेंगे, मोबिलाइज नहीं कर सकेंगे लोगों को, उसकी कल उन्होंने नफी कर दी है। अच्छा सलमान साहब, आपसे जानेंगे कि कल जिस तरह मामला आया सदर की जानिब से और उन्होंने 9 अप्रैल
की जो तारीख है वो दी, तो यहाँ से इलेक्शन कमीशन की मैं बात करूं या हुकूमत की बात करूं तो वो वहां से ये मौक़िफ़ अपनाया जा रहा है कि सदर को ये आईनी तौर पर ये हक हासिल नहीं है, लेकिन हम देख रहे हैं कि कुछ वकला की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि ये हक है। लेकिन अगर हम इलेक्शन कमीशन की बात करें, अगर वो ये बारहा ये बात एक तरफ तो मुशावरत से वो इनकारी नजर आता है, दूसरी जानिब हम ये देखते हैं माजत अच्छा तो इस पे कमेंट इलेक्शन की जो तारीख है उसमें भी कहीं ना कहीं जो है वो डिले करने की कोशिश की जा रही है। आप नहीं समझते कि चाहे सिंध का इलेक्शन हो या इस्लामाबाद का ज़ेमनी इलेक्शन, जो इलेक्शन कमिश्नर का काम है यानी इलेक्शन कमीशन का जो काम है आईनी तौर पर, वो अपने काम से क्यों भागे चली जा रही? क्या ये एक तासुर नहीं जा रहा है कि वो अब कहीं ना कहीं पीडीएम का साथ दे रही है और ये तासुर बड़ा आम जा रहा है? आम आदमी भी यही सोच रहा है कि इलेक्शन कमीशन या इलेक्शन कमिश्नर का जो इदारा है वो कहीं ना कहीं पीडीएम का अब खुल के साथ दे रहा है। देखिए, बुनियादी बात यह है कि अनफॉर्चुनेटली हमारे पास जो इस वक्त बोनस फाइड है ना, वो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है। अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन पर अमल नहीं करना तो फिर उसकी कई इम्प्लीकेशन जो है पॉलिटिकली भी और लीगली भी क्रिएट हो जाएंगे। अनफॉर्चुनेटली जैसे आपने खुद कहा कि इलेक्शन कमीशन खुद एक फरीक बन गया है, यानी अब आप देखिए ना, इसमें एक बड़ा बुनियादी सवाल है कि ये इलेक्शन कमीशन गवर्नर हाउस तो चला जाता है मुशावरत के लिए, लेकिन ऐवान सदर में मुशावरत के लिए जाता नहीं है। हालांकि जो सदर पाकिस्तान है वो सुप्रीम कमांडर भी है पाकिस्तान के और उनका एक बड़ा ओहदा है, और ये जो दोनों गवर्नर हैं ये उन्हीं के नॉमिनेटेड होते हैं प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस के ऊपर। तो मेरा मतलब है कि अब जैसे अगर वो गवर्नर हाउस गए थे एडवाइस लेने के लिए और जो भी उनकी रिजर्वेशन है इलेक्शन के हवाले से, तो इलेक्शन कमीशन को जाना चाहिए था सदर के इजलास में, लेकिन वो नहीं गए, तो यहाँ से उनकी पार्टी जो है वो शो हो जाती है। एक प्रॉब्लम तो ये आ रहा है। दूसरी बात यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहीं नहीं लिखा, आम इंतखाबात का लिखा है कि सदर जो है वो आम इंतखाबात का ऐलान कर सकते हैं। अब आप मुझे बताइए, 2 सूबाई इंतखाबात है, क्या ये सूबे के आम इंतखाबात नहीं है? ये भी तो सूबे के दो सूबों के आम इंतखाबात ही होंगे ना, जो पूरी असम्बली के इंतखाबात है। इसलिए अब ये मामला बुनियादी तौर पर अदालत में चला जाएगा और सुप्रीम कोर्ट को ही अल्टीमेटली ये फैसला करना पड़ेगा कि किसका मौक़िफ़ दुरुस्त है, इलेक्शन कमीशन दुरुस्त है, सदर पाकिस्तान दुरुस्त है। और मैं ये समझता हूँ, मैं तो देखिए बार बार ये बात कह रहा हूँ, मसले का हल ये नहीं है कि हम ज़िमनी इंतखाबात की तरफ जाएं, मसले का हल ये नहीं है कि हम 2 सूबाई इंतखाबात करवाएं, मसले का एक ही हल है कि हमें आम इंतखाबात का रास्ता इख्तियार करना चाहिए। हुकूमत और अपोजिशन को मिल बैठ के नए आम इंतखाबात के ऊपर इत्तफाक करना होगा, यही मसले का हल है। और अगर हमने इंतखाबात से अपना फरार का रास्ता इख्तियार किया तो इससे ना मुल्क की सियासत का भला होगा और ना मईशत का भला होगा, क्योंकि अगर एक दफा हमने कॉन्स्टिट्यूशन को पटरी से उतार दिया ना तो फिर इसका मतलब है दोबारा उस पटरी पे लाना कॉन्स्टिट्यूशन को बड़ा मुश्किल काम होगा। तो ये काम नहीं होना चाहिए पाकिस्तान में। अनफॉर्चुनेटली वफाकी हुकूमत, गवर्नर दोनों सूबाई और इलेक्शन कमीशन जो है वो जो कानून कह रहा है, आइन कह रहा है कि 90 डेज के अंदर अंदर आपको लाजमी इलेक्शन करवाने हैं, तो उसकी नफी कर रहे हैं इस वक्त। तो और यही वजह सलमान साहब, अगर हम देखें यानी इन 13 जमातों को अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं पीपल्स पार्टी की अगर मैं बात करूं तो 1971 के आइन की जब बात आती है, कलीदी किरदार था भुट्टो साहब का, उनकी पार्टी जो है वो भी इसमें शामिल है हुकूमत में। इसी तरह वली खान की पार्टी भी शामिल है, कहीं ना कहीं मौलाना फजल रहमान साहब भी तो इन्हीं का हिस्सा है। ऐसे में आइन की यानी होना तो यही चाहिए था कि पहले जब पीटीआई की हुकूमत थी तो ये बड़ा राग अलापते थे, लेकिन अब सिचुएशन ये है कि अब मामला जब खुद पे आ गया तो कहीं ना कहीं भागने की कोशिश की जा रही है। तो क्या आपको कोई मिसाल मिलती है? हमने माजी में देखा है कि डिक्टेटर जो है वो इलेक्शन से भागते थे, लेकिन अब जमहूरी जमातों का ये भागना, ये रिवायत आप कैसे देखते हैं कि ये मुस्तकबिल में जमहूरियत के लिए कितनी नुकसानदेह साबित होगी? सर देखिए, मैंने तो पहले कहा है कि अगर इस दफा आपने इलेक्शन से फरार का रास्ता इख्तियार किया और आइन की पामाली की तो फिर ये जमहूरियत का सफर जो है वो बहुत पीछे चला जाएगा और एक नए मसाइल जन्म देंगे पाकिस्तान के अंदर। अब असल मसला ये है कि हुकूमत को इस वक्त इलेक्शन तो सूट नहीं करता। उनको लगता है कि मौजूदा माशी सूरत हाल में अगर हम इलेक्शन का रास्ता इख्तियार करेंगे तो उसमें शिकस्त होगी। और कल का जो इमरान खान का इस्तेकबाल है उसने भी ये झलकी दिखा दी है कि इलेक्शन उनके लिए आसान नहीं होगा। इसलिए ये सब लोग, जिसमें पीपल्स पार्टी भी शामिल है, इलेक्शन से फरार का रास्ता इख्तियार कर रहे हैं। इसलिए मैं ये कहता हूँ अब हुकूमत क्या चाहती है, छोड़ दे इस बात को। अब असल में गेम जो है वो बुनियादी तौर पे सुप्रीम कोर्ट की कोर्ट में आ गई है और अदालत को फैसला करना होगा। और अगर अदालत भी
नजरिया जरूरत के तहत चलेगी तो उसमें अदालत की अपनी क्रेडिबिलिटी के ऊपर सवाल उठेंगे। तो अब फैसला अदालत का करना है और जो भी फैसला सुप्रीम कोर्ट का आएगा वो सबको ही मानना पड़ेगा, सब उसके बगैर अब आगे चल नहीं सकते। तो अब इलेक्शन का होना या ना होना इसका फैसला मुझे जाती तौर पे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में तय होगा। ठीक है सलमान साहब, ये भी कहिएगा कि बिल्कुल आपके सदर मुमलिकत यही कहते हैं कि 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन होना आइन और कानून के मुताबिक, और इसमें ताखीर किसी सूरत भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, जो कि आइन और कानून की हौसला शिकनी होगी, जमहूरियत को भी नुकसान पहुंचेगा। लेकिन इस पर भी कमेंट कीजिएगा कि अब जो जेल भरो तहरीक की बात इमरान खान साहब ने की है वो कहाँ स्टैंड करती है? क्या उसकी जरूरत आपको बाकी लगती है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि ये जो जेल भरो तहरीक है ये कोई बहुत बड़ी वायबल तहरीक होगी और बड़ा मुश्किल है इसका कामयाब होना। और देखिए ना, बात यह है कि पहले बंदा कोई जुर्म करता है, उसी जुर्म की पादाश में उसको गिरफ्तार किया जाता है ना। तो अगर मैं जाके थाने के बाहर खड़ा हो जाऊं और कहूं कि मुझे गिरफ्तार करो, तो मैंने कौन सा ऐसा जुर्म किया जिसपे वो मुझे गिरफ्तार करेंगे? तो मुझे लगता यह है कि ये एक सिंबॉलिक एक जेस्चर है जो पीटीआई ने अवेल किया है, लेकिन इसके कोई बड़े दूरस्थ नताइज भी होंगे। अब मसला तो देखिए ना, पीटीआई का एक ही मुतालबा है कि इलेक्शन करवाए जाए। तो ये जेल जो है सुप्रीम कोर्ट में चली गई, जाएगी और सुप्रीम कोर्ट फिर जो फैसला करेगा वो पीटीआई को भी कबूल करना पड़ेगा और हुकूमत को भी कबूल करना पड़ेगा। इसके अलावा कोई चॉइस नहीं है। असूली तौर पे तो हुकूमत को और अपोजिशन को मिल बैठ के कोई रास्ता निकालना चाहिए था, लेकिन वो मिल बैठने के लिए तैयार नहीं है। तो अब आप देखिए ना, इसमें एक और बड़ी दिलचस्प बात है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो गवर्नर हाउस को चला गया मुशावरत करने के लिए, लेकिन ऐवान सदर जाने के लिए तैयार नहीं है। तो जब हम इस तरह की सियासत करेंगे और हमारे रियासती इदारे इस तरह से इस्तेमाल होंगे सियासत के अंदर किसी की हमायत में और किसी की मुखालफत में, तो फिर बात तो फिर कोर्ट ही तय करेगा कि कौन मुल्क की सियासत में अगर देखा जाए लोग को तय करने के लिए। सलमान साहब, हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमिश्नर ने जब नवंबर के महीने में, मेरे ख्याल में 11 या 9 नवंबर की तारीख थी, जब उनसे पूछा गया कि इलेक्शन कमीशन जो है तैयार है इलेक्शन के लिए, तो उन्होंने कहा बिल्कुल तैयार है। लेकिन अब उनका मौक़िफ़ ये है कि एक तरफ तो मुझे जो है सिक्योरिटी के लिए फ़ौज भी जो है उन्होंने भी इनकार कर दिया है, दीगर सिक्योरिटी इदारे जो हैं वो भी कहीं ना कहीं इनकारी है, फंड का फुकदान है। अब ऐसे में सेंसस का जो मामला, इस सारी सिचुएशन को आप कैसे देखते हैं कि क्या अब हुकूमत, यानी ये तो इसमें कोई शक नहीं कि बहुत बड़ी नाकामी है कि पार्लियामान से निकलकर सारे मामला जो हैं वो अदालतों की तरफ जा रहे हैं, अदालतों में तय हो रहे हैं, सियासतदान कहीं ना कहीं फेल नजर आते हैं, नाकाम नजर आते हैं। लेकिन ऐसे में हुकूमत क्या हर्ब इस्तेमाल कर सकती है? क्या सेंसस का ये मामला उठा सकती है या कहीं ना कहीं फौज की जानिब से जो इनकार का मामला आया है? देखिए, हुकूमत के पास तो ज्यादा इख्तियारात होते हैं, वो चाहे तो कोई कुछ भी कर सकती है, लेकिन अल्टीमेटली हुकूमत के इकदाम को भी तो अदालत में चैलेंज किया जाएगा। मैं इसलिए फिर बार बार कह रहा हूँ, जब हुकूमती इकदाम होंगे तो चैलेंज, जैसे इमरान खान साहब ने जब कौमी असम्बली तोड़ दी थी तो कोर्ट में जाके चैलेंज हुई थी ना, फिर कोर्ट ने उनके खिलाफ फैसला दिया था। तो पाकिस्तान में जो भी हुकूमत फैसला करेगी, अल्टीमेटली कोर्ट को जाके डिसाइड करना है कि ये हुकूमत का इकदाम जो है आईनी है या गैर कानूनी है। एक बात। दूसरी बात यह है कि देखिए, हुकूमत की तो मैंने कहा कि कोशिश है कि इंतखाबात किसी न किसी शक्ल में पोस्टपोन हो जाए लंबे अरसे के लिए, लेकिन सवाल यह है कि फिर उस कॉन्स्टिट्यूशन का क्या करेंगे? यानी अगर आपने इंतखाबात को पोस्टपोन करना है तब भी आपको अदालतों से स्टैंप लगवानी होगी कि हमारा फैसला जो है वो आईनी है। तो अदालतों को इसमें इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है, जिसमें अदालतें शायद उस तरह से इस्तेमाल ना हो सके जिस तरह हुकूमत की ख्वाहिश है। तो इसलिए ये डेडलॉक तो पैदा हो गया। तो बेहतर तो रास्ता यही है कि हुकूमत जो है वो आम इंतखाबात का रास्ता इख्तियार करे, हुकूमत अपोजिशन के साथ बैठ के तय कर ले कि कब ये आम इंतखाबात होंगे। क्योंकि मुझे तो अब कौमी असम्बली के ज़िमनी इंतखाबात भी होते हुए नजर नहीं आ रहे, 2 सूबाई इंतखाबात का मामला भी लटका हुआ है। तो अब जब ये मामला इस तरह से लटका हुआ है तो फिर इसका तरीकाकार जो है वो या तो अदालतों ने तय करना है या हुकूमत और अपोजिशन मिलकर तय कर ले। तो अब हुकूमत और अपोजिशन का बैठना मुझे बहुत मुश्किल नजर आ रहा है इस मौजूदा सूरत हाल में। तो इसलिए मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, गेंद कोर्ट में जा रही है, कोर्ट को दिखाई दे फैसला करना होगा कि अल्टीमेटली कौन दुरुस्त है कॉन्स्टिट्यूशनली और कौन दुरुस्त नहीं है। ठीक है सलमान साहब, थैंक यू सो मच टुडे। और आपके जो काइंड रिव्यूज से उसमें एक बात बिल्कुल क्लियर थी कि अल्टीमेटली पहले आप और ये बॉल जो एक दूसरे के कोर्ट पे फेंकी जा रही है, किसी एक को फैसला करना पड़ेगा अगर मुल्क की माशी सूरत हाल को थोड़ा सा बेहतर करना है। तो हमने एक क्विक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बेसिकली ब्रेक के बाद हमने महंगाई पर एक पूरा डिटेल सेगमेंट करना है, लेकिन अभी मौजूदा सूरत हाल ऐसी है कि अगर हम कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की बात करें जो कि प्राइस को कंट्रोल करते हैं, या मुल्क की सूरत हाल की बात करें, स्पेसिफिकली अगर हम कराची की बात करें तो कल की ताज़ा तरीन खबर ये है कि 800 का हो गया है मुर्गी का गोश्त। दूध की अगर हम बात करें, और कल हमने परसों इस पर एक सेगमेंट भी किया था कि बच्चों के डायपर्स और बच्चों का जो दूध है वो इतना महंगा हो गया है। आपको पता है, आपने सारा बल्कि आपने देखा ही होगा, आप सबने एक स्पीच जो सारा की जानिब से दी गई असेंबली में, वो काफ़ी वायरल भी हुई सोशल मीडिया पे। हरमीत, मैं चाहती हूँ कि इस पर हम थोड़ी सी बात करें कि जो बातें उन्होंने असेंबली में की वो 110% बिल्कुल ठीक थी। कि मैं 20,000 या 15,000 या 30,000 वाले की बात नहीं कर रही जिसकी इनकम इतनी है। एक 50,000 वाला बंदा जो 50,000 कमाता है, मुझे उसका बजट बना के दिखा दे तो मैं आपको मान जाऊँ कि घर के एक्सपेंस में बच्चों की फीस, बच्चों का रहन सहन, उसका खाना पीना, घर का किराया या बाकी एक्सपेंस कैसे पूरा करेगा। हम 50,000 वाले की बात कर रहे हैं, अभी तो हम 20 और 15 वाले को मलूज़े खातिर लेकर ही नहीं आ रहे। स्पीच उनकी बिल्कुल ठीक थी, बातें भी उनकी महंगाई को लेकर बिल्कुल सोहा बात ये है ना कि अगर हम खाने पीने की चीज़ें एक साइड पे रख लें, एक तरफ तो वो हमें पता होता है कि ये चीज़ें हाँ उसमें बड़ा ज़्यादा फ़र्क तो आ गया है। दूसरी जानिब आपने ये सोचा होता है कि मैंने अब इस बजट में पूरा महीना जो है वो चलाना है, लेकिन अचानक कोई बीमारी आ जाए, अचानक कोई ऐसा हादसा आ जाए जिसकी वजह से आपको वो अमाउंट जो है कहीं ना कहीं जो रखी होती है आपने घर को चलाने के लिए, और वो अमाउंट कहीं और खर्च हो जाती है। तो इन हालात को भी मद्देनजर अगर देखा जाए तो 50,000 रुपया आजकल के दौर में अब कुछ नहीं बन पा रहा उससे। यकीनन आप जितने लोग हैं, यानी हमारे आसपास जितने कुलीग्स हैं जो काम करते हैं, जिनकी सैलरी जो है वो लाखों में क्यों ना हो, उनसे जब हम बात करते हैं तो यकीन वो भी यही रोना रोते हैं कि भाई 25 तारीख आती है तो जेब में कुछ नहीं होता। और यही सिचुएशन जो है हर घर में, हर शख्स जो है, अगर वो कोई शॉपकीपर है, यानी मैं जितने भी मेरे दोस्त हैं जिनकी सुपर मार्ट हैं या जो उन्होंने दुकानें खोली हैं, उनसे जब बात की जाती है तो वो भी यही बात करते हैं कि उसी तरह लोग जिस तरह ख़रीदार आते थे उसमें भी कमी आई है। तो ये चीज़ हम हर जगह में कहीं ना कहीं देख रहे हैं। लेकिन आपकी बात दुरुस्त है कि देखो हमारे मुल्क में कहीं ना कहीं हम एक आम आदमी जब वो खाना बड़े मुश्किल से जब वो ख़रीदता है तो वो फ्रूट की तरफ नहीं जाता, वो दूध की तरफ नहीं जाता कि मैंने अपने बच्चों को दूध पिलाना है। वो सिर्फ यही सोचता है कि मैंने अपने बच्चे को 2 वक्त की रोटी खिलानी है। अब 2 वक्त की रोटी खिलानी है तो उसके लिए मैंने क्या करना है। ये तो कहीं ना कहीं हम जो कुछ टॉपिक छेड़ते हैं कि सुबह उठते हुए बादाम के साथ साथ 12 बादाम और दूध, और ये चीजें जो हैं आम आदमी नहीं सोचता इस बारे में। उसको अगर चाय मिल जाए, बगैर दूध की भी चाय मिल जाए, वो चाय नोश करके बाहर निकलता है अपनी मजदूरी के लिए, अपनी मेहनत के लिए। तो इस वक्त अगर आप देखें, आप इस्लामाबाद से या बड़े शहरों से बाहर निकल कर देखें तो गुर्बत आपको ऐसे नजर आएगी कि कहीं ना कहीं इस सर्दी में भी जो है लोगों के जूते नहीं है, किसी के पास जैकेट नहीं है। मैंने ऐसे हालात देखे हैं मुख्तलिफ जगहों में, खासकर चाहे आप इस्लामाबाद या रावलपिंडी की बात करूं, कहीं ना कहीं हम हर बात से इस्लामाबाद को रेट कर लेते हैं, लेकिन इस्लामाबाद की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो उनका गुजारान बड़ा मुश्किल से हो रहा है। तो आप बिजली के बिल देखें, फिर आप गैस के बिल देखें, कहीं ना कहीं पेट्रोल की प्राइस जो है वो आम खुराक और सारी चीज़ों पर जो है, अगर आप पेट्रोल की प्राइस बढ़ती है तो किराए यकीनन बढ़ते हैं। फ्यूल की प्राइस, अगर आपने कहीं जाना है, कहीं सफ़र करना है या कुछ मंगवाना है तो यकीनन उसकी प्राइस भी है 3 गुना ज़्यादा हो गई है। तो ऐसे में एक सैलरी जो लेता है शख्स या दुकान चलाता है, उसके लिए मुश्किलात जो हैं वो कम होने के बजाय बढ़ती जा रही है। और दूसरी बात हमने कल भी ये टॉपिक छेड़ा था कि बड़ी मुश्किल से कोई गोश्त लेके आता है, चिकन का गोश्त थोड़ा सा लेके आता है कि मेरे बच्चे खा जाएं, कहीं ना कहीं सेहत बना जाएं, लेकिन अब आपने वो भी दूर कर दिया एक आम आदमी से। तो और आप जो रियासत है ये क्या देगी एक आम आदमी को, किस लिए ये रियासत बनी है और किस लिए ये पार्लियामान बना है और किस लिए ये पॉलिटिकल सिस्टम बना है, और ये सिस्टम, ये इदारे जो बने हैं ये किस लिए बने, एक आम आदमी के लिए बने थे। लेकिन अब लग रहा है कि गरीब मुकाओ की जो मुहिम है वो शुरू हो चुकी है, और ये मुल्क, जैसे मैं हमेशा बात करूं, कहीं ना कहीं एक ही तबके के लिए बना है और वही सर्वाइव करेंगे और लाइफ उनकी होगी। आम आदमी जो है उसका यहाँ से वो बड़ी मुश्किल से जो है लाइफ सर्वाइव करेगा और कहीं ना कहीं इस गुर्बत की चक्की में वो पिस्ता दुनिया से चला जाएगा। और फिर इन सब में ख्वाजा आसिफ साहब ऑन स्क्रीन आते हैं और हमें ये नवीद सुना देते हैं कि हमारा मुल्क डिफ़ॉल्ट कर गया है। IMF डू मोर का मुतालबा करता है, 170 अरब से ज़ायद जो है वो टैक्सेस लगाने की बात की जाती है, जिस पर अब हमारा मुल्क जो है वो बिलक रहा है और आवाम जो है वो पिस रही है। हमने एक क्विक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद शो को कंटिन्यू करेंगे। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। तो बेसिकली वी आर इन द सेकंड आवर ऑफ द शो और स्क्रीन के उस तरफ जो भी लोग मुझे देख रहे हैं, आप लोगों ने बहुत सारी कंट्रीज़ को, बहुत सारे मुल्कों को विजिट किया होगा। वहाँ उनकी सकाफत देखी होगी, उनकी तहजीब देखी होगी, उनका रहन सहन देखा होगा। मैंने जिस मुल्क को भी विजिट किया है ना, मैं वहाँ जाकर एक चीज़ ज़रूर देखती हूँ कि दे आर स्टिक ऑन देयर नेशनल लैंग्वेज। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि मैं मादरी ज़ुबान के बारे में बात कर रही हूँ, मैं तो अभी नेशनल लैंग्वेज के बारे में बात कर रही हूँ। और यही उन कौमों की तरक्की की वजह है। अब इसे कनेक्ट कर लेते हैं अगली बात से। आज पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में मादरी ज़ुबानों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। यूनेस्को के मुताबिक पूरे पाकिस्तान में या पूरी दुनिया में 7,000 से ज़ायद मादरी ज़ुबानें बोली जाती हैं, जिससे पता लगता है कि आप सराइकी हैं, आप सिंधी हैं, आप पंजाबी हैं, या आपका ताल्लुक किस सकाफ़त से है, जो कि सकाफ़त के फ़रोग़ के लिए मादरी ज़ुबान का बड़ा अहम किरदार है। लेकिन हम तो भी कौमी ज़ुबान के बारे में बात करें तो उस पर हमें लगता है कि वो बोलेंगे तो शायद डिपिक्शन ना कहीं आ जाए कि हमारा ताल्लुक किस बैकग्राउंड से है। तो इसको प्राउड मोमेंट बनाना चाहिए या प्राउड इस पर होना चाहिए, ये क्यों हमारे नौजवानों में या हमारी कौम में इस चीज़ का फकदान क्यों है, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। आपका तारुफ कराते हैं, नासिर बेग साहब स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन कर चुके हैं और ये अदीब है और पाकिस्तान का एक बड़ा नाम है, तो आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। बल्कि मुझे ये नहीं कहना चाहिए था, मुझे कहना चाहिए था कि सर आपके आने का बेहद शुक्रिया और आपको खुशामदीद कहते हैं शो में। गलती है ना, देखिए हमारी, हम बिलिंगुअल बहुत ज़्यादा हो गए हैं। चलिए हम इस पर बात करते हैं कि ये आज मादरी ज़ुबानों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। पंजाबी मेरी मादरी ज़ुबान है, मेरी बड़ी कोशिश होती है कि मैं बोलूँ, लेकिन गलती मेरे से कहाँ पे हुई है कि हमारे घर में मादरी ज़ुबान बोली जाती है लेकिन हमसे उस पर बात नहीं की जाती। और ये वो प्रैक्टिस है जो कि बचपन से हो रही है और ये प्रैक्टिस हर घर में भी होती होगी। तो मादरी ज़ुबान हम ज़्यादा नहीं बोलते, किस वजह से नहीं बोल पाते और फिर शर्म महसूस करते हैं इस बोलने में? मेरा ये ख़्याल है कि इसका बहुत गहरा ताल्लुक़ है कॉलोनियलिज़म से, क्योंकि हम अंग्रेज़ के मातहत रहे तकरीबन 1 सदी तक, और जब अंग्रेज़ गया तो उसके लिए तो ये उसका मुल्क था ही नहीं। उसने कभी ओनरशिप नहीं ली, वो आया यहाँ से कमाया और चला गया। बदकिस्मती से अंग्रेज़ के बाद जो जनरेशन बड़ी हुई उसने भी शायद ये समझा कि इस मुल्क की, इस खित्ते की किसी भी चीज़ को उस तरीके से अपनाना, शायद उसकी मिल्कियत लेना, वो शायद उसमें एक शर्म, एक झिझक महसूस होती रही। और हमने सिर्फ इस खित्ते की ज़ुबान के साथ ही ये नहीं किया, ज़ुबान बोलने वालों के साथ भी यही किया, बेज़ुबानों के साथ भी यही किया। हमने उसकी मिल्कियत नहीं ली, हमने वो फ़ख्र महसूस नहीं किया कि ये हमारी है। तो जब तक आप किसी चीज़ को ओन नहीं करेंगे, उसको ये नहीं समझेंगे कि ये मेरी है, ये मेरी मिल्कियत है, तो तब तक वो चीज़ कभी भी पनप नहीं सकती। और उर्दू के साथ भी यही हुआ। तो अच्छा, हरमीत हमारे साथ मौजूद है इस्लामाबाद से। जी हरमीत। नासिर साहब, आपने बहुत अच्छी बात की। कहीं ना कहीं वो चीज़ें जो हैं अंग्रेज़ों के ज़माने वो अब भी चली आ रही हैं, लेकिन अगर हम देखें, मैं दो कौमों की मैं अगर बात करूं, मुझे याद है मैं एक शॉर्ट फिल्म तुर्की के लिए बना रहा था, जिसमें मेरे साथ कुछ सरदार साहिबान जो थे वो हिंदुस्तान से आए थे, और लाहौर में कहीं ना कहीं हमारी शूटिंग हो रही थी, तो उसमें कुछ एक कपल आया, बड़े खूबसूरत नौजवान लड़की थी। तो उन्होंने उर्दू में बात की और सरदार जी ने बड़े हैरानगी से उनसे पूछा कि आप पुत्र तुसी कित्थों दे हो? तो फिर उन्होंने कहा कि जी हम लाहौर के हैं। तो उन्होंने कहा तुहानू शर्म नहीं आती, तुसी अपनी भाषा नहीं बोल सकते? तो मैंने ये चीज़ देखी है कि फिर अगर हम पश्तून कौम की बात करें, तो अगर वो 20 कहीं उर्दू ज़ुबान बोलने वाले हैं तो हम दो पठान बैठेंगे, वो अपनी पश्तो में ही बात करेंगे। इसी तरह हम अगर अपने मुल्क में पंजाबी की बात करें तो पंजाबी आहिस्ता आहिस्ता शहरों से तो घटती चली जा रही है। जिस तरह आपने फरमाया कि उर्दू अगर हम उर्दू कौमी सतह पर देखें, आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट में भी एक फैसला हुआ था, और अनफॉर्चुनेटली वो फैसला जब लिखा गया वो भी इंग्लिश में लिखा गया कि आज के बाद जो है वो हमारा सरकारी निज़ाम जितना भी उसमें उर्दू के लिखत पढ़त होगी, लेकिन फिर वो जो फैसला है वो भी इंग्लिश में आया था। ये क्या वजह है कि या हम कौमी सतह पर भी इस तरह काम नहीं कर पाए, या अब जाते हैं हमारे मुख्तलिफ प्राइवेट स्कूल में, वहाँ पे भी ये सिलसिला जो है आपको कहीं ना कहीं उर्दू का जो हिंसा है वो भी किसी को बोलना नहीं आता? हरमीत, मेरा ये ख्याल है कि ये कुदरत का निज़ाम है। जब आप किसी भी चीज़ को इस्तेमाल नहीं करते ना, ये एक इर्तिका का भी अमल है। वो कहते हैं कि जानवरों ने भी इर्तिका ऐसे ही किया। आप कोई एक मसल इस्तेमाल करना छोड़ दें तो आहिस्ता आहिस्ता वीक हो जाता है। और उर्दू के साथ भी यही हुआ। और आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि
जब भी मैंने देखा है कि पठान पश्तों में उनको फ़ख्र होता है, दे टेक प्राइड कि हम पश्तून हैं और वो पश्तों में बात करते हैं। और सिंधी भी मैंने देखा है, बलूची भी, लेकिन और पंजाबियों को मैंने देखा है कि उनको वो समझते हैं कि शायद अगर हम पंजाबी बोलेंगे yes. तो ये इसमें हमारी कोई तजलील है या हम शायद किसी एक वो जिसे कहते हैं कि हमारा जो एक सोशल स्टेटस है, जो एक मुआशरती हमारी वो है, वो शायद कम हो जाएगी। तो ये एक बड़ी बदकिस्मती है हमारी। और जहाँ तक उर्दू का ताल्लुक़ है, मेरा ख़्याल है कि उर्दू को हमने समझा कि शायद ज़ुबान ही हमारी नहीं है, हम क्यों बोलें, और उसकी जगह आहिस्ता आहिस्ता अंग्रेज़ी ने लेनी शुरू कर दी। और उसका नुकसान बहुत बड़ा ये हुआ है कि आप कोई भी एक अंग्रेज़ी का कोई अफसाना उठा लीजिए, कोई उनका टेक्निकल पेपर उठा लीजिए, कोई आप मकाला उठा लीजिए, आप उसका उर्दू में तर्जुमा करने की कोशिश कीजिए, तो आपको ये पता चलेगा कि ऐसे बहुत से अल्फाज हैं कि जिनका उर्दू में कोई नेमुल बदल ही नहीं है, वो आपको अंग्रेज़ी से जूं के तू वहीं वैसे के वैसे लिखने पड़ जाते हैं। तो उसका अब असर ये हुआ है कि उर्दू एक निस्बतन कमज़ोर ज़ुबान बन गई है। सर एक मसला है, मसला बड़ा गंभीर है। आप देखिए हमारे मयार क्या है, गोरा है तो खूबसूरत है, इंग्लिश बोलता है तो पढ़ा लिखा होगा, पंजाबी बोलता है तो पेंडू होगा। मतलब हमने कंफर्म कर लिया ना ये चीज़ें। अब आप अगर बीए को देखें तो बीए में या पहले कहीं ना कहीं पंजाबी का एक सब्जेक्ट होता था, बल्कि उसको भी लोग ट्रिकी समझते थे, यार पंजाबी लिखेंगे कैसे, पंजाबी बोलेंगे कैसे। तालीम में कहीं ना कहीं अमल दखल था इसका, और मैंने अपने जनरेशन में अपने बहुत सारे लोगों को पंजाबी का सब्जेक्ट चूज़ करते हुए, काम करते हुए, पढ़ते लिखते हुए, पेपर देते हुए देखा है। अब तालीम में इस चीज़ का ना होना, या मादरी ज़ुबान का तालीम में, अगर आप सिंध में जाएँ तो वहाँ के सब्जेक्ट्स में या वहाँ के निसाब में होनी चाहिए उनकी मादरी ज़ुबान, पंजाबी भी होनी चाहिए, सराइकी भी होनी चाहिए, पश्तो भी होनी चाहिए, लेकिन पढ़ाया भी इसको कम जाता है। ये कितना बड़ा रूट कॉज है इसके नापैद होने में? बहुत बड़ा। मैं समझता हूँ कि जब तक एक ज़ुबान को पढ़ाया नहीं जाएगा, अब जब पढ़ाया जाएगा तो फिर उस ज़ुबान में लिखा जाना शुरू हो जाएगा, और जब ज़ुबान में लिखा जाएगा तो पढ़ा जाएगा। अब ज़ुबान बेसिकली 3 तरीक़ों से जिंदा रह सकती है। एक ये कि उस ज़ुबान को बोला जाए, उस ज़ुबान को लिखा जाए और उस ज़ुबान को पढ़ा जाए। अब हमारे यहाँ क्योंकि उर्दू और पंजाबी और इवन जो हमारी मुकामी ज़ुबानें हैं, मादरी ज़ुबानें हैं, चाहे पश्तो हो चाहे सिंधी हो, उधर भी अभी अगर आप देखें तो अदब उस तरह से तख्लीक नहीं हो रहा जैसा कि होना चाहिए था, और उस मेयार का भी तख्लीक नहीं हो रहा। जो लोग काम कर भी रहे हैं वो भी उनकी हौसला अफजाई नहीं की जाती। आपको पता है अदब जो सा है, वो अदब को सरपरस्ती चाहिए होती है, निगहदाश्त चाहिए होती है, निगहदाश्त चाहिए, ज़ुबान को निगहदाश्त चाहिए, सरपरस्ती चाहिए, उसको आपकी अपनाइयत चाहिए। जब आप कहेंगे कि ये मेरी ज़ुबान है तो वो तभी पनप सकेगी, वगरना नहीं पनप सकेगी। सर अफजाइश ही तो नहीं हो रही ना। अब रिवाइवल की अगर हम बात करें तो मुश्किल है, यकीनन बहुत मुश्किल है, लेकिन कोशिश तो हमने करनी है ना। अब सबसे पहली कोशिश जो है वो आपके वालिदैन को करनी होती है। पैदा होते साथ ही हम कहते हैं नो यू हैव टू स्पीक इन इंग्लिश, उर्दू भी नहीं, इंग्लिश। पंजाबी तो चले दूर की बात है ना, हम पंजाब की बात कर लेते हैं। तो रिवाइवल के लिए सबसे अहम किरदार आपके वालिदैन के हैं, जो कि बचपन से बच्चों को पंजाबी सिखाते ही नहीं हैं, शुरू सिरे से ही नहीं सिखाते। मैं पंजाबी की इसलिए बात कर रही हूँ बिकॉज मैं पंजाबी हूँ और हम पंजाब से बिलोंग करते हैं, हम इस वक्त लाहौर में हैं, तो यहाँ की बात कर लेते हैं। तो ये शुरू कहाँ से हो? अगर हमने रिवाइवल करना है, वालिदैन को कम से कम ये बताया जाए कि मादरी ज़ुबान आनी चाहिए, बोलना या ना बोलना इस चॉइस इज़ ऑल योर्स। मेरे ख्याल में ना ये एक सोच की बात है, माइंडसेट जिसे आप कह सकते हैं, कि जब तक हम इस ज़ुबान को ओन नहीं करेंगे, इसको अपना नहीं समझेंगे, इस पे फ़ख्र नहीं करेंगे। और मैं आपको एक और बात बताऊं कि जो ज़ुबान है वो उसका आपके कौमी तशख़्ख़ुस से, आपकी आइडेंटिटी से एक बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। आप पहचाने जाते हैं इससे। आप अपनी ज़ुबान से, आपको कोई भी चाइनीज़ मिलेगा वो अपनी चीनी ज़ुबान में बात करेगा, आपको जापानी मिलेगा वो जापानी ज़ुबान में बात करेगा। सर आप तुर्की चले जाएं, वो तो उस लैंग्वेज से नीचे जाते नहीं, हालांकि 8000 अल्फाज तो उर्दू के उसमें मौजूद है हमारे पास। आप मतलब तुर्की तो खैर एक उनकी एक सिविलाइजेशन, उन्हें 400-500 साल पूरी दुनिया में रूल किया है, उनमें तो बड़ा फख्र है, वो तो बड़े अकड़ से अपनी जुबान बोलते हैं और वो उसको ओन करते हैं और वो कहते हैं कि हम वो। और लेकिन अगर आप देखें कि इसमें कहीं ना कहीं उनकी एक कौमी अना, एक फख्र है इस दुर्क होने पे।
बिल्कुल बिल्कुल सिर्फ तुर्की जुबान पे फख्र नहीं है, उनको फख्र है तुर्क होने पे भी, अपनी कौमियत पे फख्र अपनी है कौमियत पे फख्र है। जब आप कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, जब आप कहते हैं कि मैं अपनी ज़ुबान ठीक है मैं अंग्रेज़ी बोल लूँगा, तो इसका मतलब है कि आपको शायद अपने कौमी तशख़्ख़ुस पे, अपनी नेशनल आइडेंटिटी पे भी कहीं ना कहीं शक है। तो वो पहले तो अपनी नेशनल आइडेंटिटी को एम्ब्रेस करें, अपने आप को एज अ पाकिस्तानी इस चीज़ पे फ़ख्र करें कि मैं पाकिस्तानी हूँ, पाकिस्तान को अपना समझें, सिर्फ इसकी ज़ुबान को ही नहीं, इसके गली कूचे, इसके शहर, हुब्बुल वतनी का मुजाहिरा करें, हर चीज़ को अपनाइए, तो ज़ुबान खुद ब खुद पनपेगी, आप उसको खुद ही ओन करेंगे, आप उसको अपनाइयत करें दिखाएंगे तो वो ज़रूर उसकी अफजाइश होगी। नासिर साहब, अगर हम देखें, हम जब भी बाहर की दुनिया में जाते हैं और कोई ना कोई शख्स हमें मिलता है उर्दू ज़ुबान बोलने वाला और उसका ताल्लुक उसी कंट्री से हो, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। ऐसे में अगर हम अपने मुल्क की बात करें, बहुत सारी भाषाएं, बहुत सारी ज़ुबानें जो हैं वो यहाँ पे बोली जाती हैं और कहीं ना कहीं हमारे दरमियान एक गैप भी है। चाहे वो पश्तून है तो पंजाबी को एक्सेप्ट नहीं करता है, पंजाबी जो है वो पश्तून को एक्सेप्ट नहीं करता है, इसी तरह सिंधी जो है बलोची को नहीं कर रहा है। ये जो फासले बने हुए हैं, और मादरी ज़ुबानों की अगर बात की जाए तो अगर ये मादरी ज़ुबानें अगर हम एक दूसरे के सीखते और कहीं ना कहीं हम ज़ुबानों में अगर जाते हैं तो मुख्तलिफ शायर शोराओं को अगर हम देखते हैं, बड़े बड़े अदीब जो हैं मुख्तलिफ ज़ुबानों में वो आए हैं, उन्होंने कमाल का जो है वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें उन्होंने सामने हमारे लिखी अपनी किताबों के ज़रिए कि उससे सीख के बहुत कुछ हम सीख सकते थे। आप नहीं समझते हैं कि ये बहुत सारी चीज़ों के हवाले से अगर हम देखें, ये जो दूरियाँ हैं, ये जो बहुत सारी चीज़ों से हम, चाहे वो अगर हम तारीख़ की बात करें, कहीं ना कहीं एक दूसरे की तारीख का भी हमें नहीं पता, और ये दूरियां इसलिए बनी कि हम एक दूसरे की भाषा से भी नफरत करते हैं। ये कितना बड़ा नुकसान है एक रियासत होने के नाते, एक रियासत में रहने वालों के लिए और आने वाली नस्लों के लिए। सर, जो कौमी ज़ुबान है वो एक ऐसी जंजीर होती है जो सबको बांध के रखती है। वो एक ऐसा कॉमन ग्राउंड है, एक ऐसी सतह है जहाँ पर के सब आकर इकट्ठे हो जाते हैं। चाहे आप पश्तून हैं, पंजाबी हैं, सिंधी हैं, बलूची हैं, आप कोई भी ज़ुबान बोलते हैं, वो उर्दू एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन सकता है, एक ऐसी सतह पे आके कि अगर पंजाबी का अदब है तो वो भी उर्दू में उसका तर्जुमा किया जाए, पश्तो का भी किया जाए, सिंधी का भी किया जाए, ताकि एक दूसरे, और मैं सिर्फ आजकल के अदब की बात नहीं कर रहा, हमारे सूफ़ी शायर हैं, सिंधी में भी, पंजाबी में भी बहुत से शुअरा हैं, उनका जो कलाम है उसको उर्दू में तर्जुमा किया जाए ताकि सब लोग उसे पढ़ सकें। तारीख़ हर एक ख़ित्ते की क्या है, हर एक कौम की क्या है, और उस पर फ़ख्र करना चाहिए कि ये मेरे पश्तून भाइयों की ये तारीख़ है, और वो तभी पता चलेगी जब आप किसी एक ऐसी ज़ुबान में उसका तर्जुमा करेंगे जिसको कि आप पढ़ सकते हैं। और बिल्कुल मैं इस बात से 100% मुत्तफ़िक हूँ कि जब तक आप एक कौमी ज़ुबान सबको अक्रॉस द बोर्ड सब लोग नहीं पढ़ेंगे तो वो एक ऐसी जंजीर बनेगी जो कि सबको एक साथ जोड़ देगी। तो ये बिल्कुल, इसमें मुझे कोई शक नहीं है। आपकी सारी बातें ना 110% ठीक है, और इस पर हम सोच भी रहे हैं, मतलब आप जब बात कर रहे हैं तो हम सोच रहे हैं कि ये चीज़ें करनी कितनी ज़्यादा ज़रूरी हैं। ऑल्दो आपके होने का फ़ायदा उठाते हैं, आपने एक नज़म भी हमसे शेयर करनी थी, वो हम अपने ऑडियंस को चाहते हैं कि आप ज़रूर सुनाएं। ये अभी हरमीत ने कहा कि जब हम कहीं बाहर होते हैं और कोई उर्दू ज़ुबान में बात करता है तो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। तो वो गुलजार साहब की एक नज़म है कि ये कैसा इश्क है उर्दू ज़ुबान का, मज़ा घुलता है लफ्ज़ों का ज़ुबान पर, क्या बात है, कि जैसे पान में महंगा क़िवाम घुलता है। वाह। ये कैसा इश्क है उर्दू ज़ुबान का, नशा आता है उर्दू बोलने में, गिलोरी की तरह हैं मुँह लगी कुछ इस्तिलाहें, लुत्फ़ देती हैं, हलक छूती है उर्दू तो हलक से जैसे मै का घूंट उतरता है, बड़ी अरिस्टोक्रेसी है ज़ुबान में, वाह। फ़कीरी में नवाबी का मज़ा देती है उर्दू, अगरचे माने कम होते हैं उर्दू में, अल्फाज की इफ़रात होती है, मगर फिर भी बुलंद आवाज़ पढ़िए तो बहुत ही मोतबर लगती हैं बातें, कहीं कुछ दूर से कानों में पड़ती है अगर उर्दू तो लगता है कि दिन जाड़ों के हैं, खिड़की खुली है धूप अंदर आ रही है, अजब है ये ज़ुबान उर्दू, अजब है।
अजब है ये ज़ुबां उर्दू, कभी कहीं सफ़र करते अगर कोई मुसाफिर शेर पढ़ दे मीर गालिब का, वो चाहे अजनबी हो यही लगता है वो मेरे वतन का है। क्या बात है, दाद देता है। बड़ी शाइस्ता लहजे में किसी से उर्दू सुनकर क्या नहीं लगता कि एक तहजीब की आवाज़ है उर्दू। क्या बात है उर्दू, क्या बात है, खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत, बहुत मज़ा आया। होपफुली कि आप सबको देखने वालों को भी बहुत मज़ा आया होगा। आपके आने का सिर्फ बेहद शुक्रिया। हमने एक क्विक ब्रेक ली, ब्रेक के बाद प्रोग्राम को कंटिन्यू करेंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो इस सेगमेंट में हमने स्पेसिफिकली बात करनी है बढ़ती हुई महंगाई की। आज जिस शहर को हम एड्रेस कर रहे हैं वो है कराची, और कराची से गुड मॉर्निंग पब्लिक और पब्लिक न्यूज़ के कॉरेस्पॉन्डेंट तलहा मखदूम हमारे साथ मौजूद होंगे, जो कि वहाँ की मौजूदा सूरत हाल से हमें अपडेट करेंगे। तलहा, वेलकम टू द शो, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। तलहा, सुनने में क्या आ रहा है कि ऑब्वियसली बात तो सच है, लेकिन आप बताएं कि अभी इस वक्त प्राइसेस कितनी ज़्यादा ऊपर जा रही है हर चीज़ की। अगर हम ख़ास तौर पर बात करें मुर्गी के रेट की तो 800 कहा जा रहा है कि 800 तक पहुंच गया है। दूध बहुत महंगा हो गया है। तो ये जो प्राइसेस में आप फ्लक्चुएशन देख रहे हैं, ये अब कहा जा रहा है कि परमानेंट है या कोई ऊपर नीचे हो सकती है? देखिए, आपने जो प्राइस की फ्लक्चुएशन की बात करी तो इसमें फ्लक्चुएशन जो है मुसलसल काफी अर्से से जारी है, जिसमें सबसे बड़ी जो नाकामी नजर आती है वो आती है कराची इंतजामिया की, सूबाई हुकूमत की, जो कि शहर में किसी भी किस्म का प्राइस कंट्रोल डिपार्टमेंट जो है वो एक्टिव नजर नहीं आता, जिसकी वजह से चाहे वो दूध के रेट्स हो जो कि जो है वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। 170 रुपए कमिश्नर कराची की तरफ से मुकर्रर किए गए हैं, लेकिन 170 रुपए कहीं भी दस्तयाब नहीं है। 200 रुपए, 210 रुपए जो है वो मौजूद है। अगर आप मुर्गी की रेट पे आ जाए तो मुर्गी की रेट जिसका दिल चाहता है, जिस रेट पे चाहता है वो फरोख्त कर रहा है। कहीं 700 रुपए फरोख्त की जा रही है, कहीं 750 रुपए और कहीं 800 रुपए तक भी जो है, जैसे आपने बताया, फरोख्त की जा रही है। जिसकी वजह जो है वो ये बताई जाती है कि जो इम्पोर्ट करने वाला सोयाबीन है उसके जो कंटेनर्स हैं वो जो है वो पोर्ट पे क्लियर नहीं किए जा रहे हैं। पोर्ट की एसोसिएशन से बात करें तो उनका कहना है कि हमें कॉस्ट बहुत महंगी पड़ रही है, जिसकी वजह से जो है मुर्गी महंगी की जा रही है। मुकर्रर रेट की अगर बात करें, सरकारी रेट की, तो 500 रुपए जो है वो मौजूदा सूरत हाल में मुकर्रर की गई है कमिश्नर कराची की जो प्राइस कंट्रोल डिपार्टमेंट है उसकी जारी करदा लिस्ट के मुताबिक। लेकिन 500 रुपए कहीं भी जो है वो मौजूद नहीं है। आप जो है वो सरकारी सतह की बात करें तो सरकारी सतह कहते हैं कि अपने जो है मनमाने रेट पर जो है वो पोल्ट्री एसोसिएशन, पोल्ट्री फार्मर्स बेच रहे हैं, इसको जो है वो जल्द कंट्रोल किया जाएगा। लेकिन गुज़िश्ता 4 महीने से यही दावे चल रहे हैं कि जल्द कंट्रोल कर लिया जाएगा, सब कार्रवाई की जाएगी, लेकिन किसी भी किस्म की कार्रवाई शहर में नजर नहीं आती, जिसके बाद शहरी जो है वो मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। जी हरमीत। तलहा, मुझे याद है कराची की मैं अगर बात करूं तो कराची में काफ़ी वक्त मेरा गुजरा है, और ऐसा वक्त होता था कि स्टूडेंट लाइफ में जाहिर बात है आपकी कोशिश होती है कि पैसे कम लगें और आपकी जो अखराजात हैं उसमें भी कमी हो, और कहीं ना कहीं खाना जो आपको मिलता है, पहले तो कोशिश हमारी होती है कि किसी दोस्त के पास जाके कोई फ्री खाना खा ले, ना होता तो फिर कहीं ना कहीं हमें जगह मिल जाती जहाँ से हम सस्ता खाना खा लेते थे। आपसे जानना चाहेंगे, ये एक वक्त था शहर कराची के बारे में मशहूर था कि ये गरीबों को खिलाने वाला शहर है। अब क्या हालात आप देख रहे हैं कि जो लोग आते हैं, जो काम करने वाला तबका है उनसे, क्योंकि एक रिपोर्टर का काम ये होता है कि वो आम आदमी में जाके वो वहाँ से देखता है कि इस वक्त वो उसको किस चीज़ों का सामना है, किन किन मुश्किलात का सामना है। तो तलहा, क्या देखते हैं कराची में? अगर मैं इस्लामाबाद, रावलपिंडी की बात करूँ, लाहौर की बात करूँ, कहीं ना कहीं महंगाई जो है वो उरूज पर तो है, लेकिन कराची जिसके बारे में सस्ता शहर कहा जाता था जिसको, आज वहाँ पर एक आम आदमी, दिहाड़ीदार आदमी, मजदूरगार तबका कितना परेशान नजर आता है। बिल्कुल, मैं आपको बताऊं, जैसे आपने बताया कि कराची जो है वो सबको लेके चलने वाला शहर है, हर तबके को जो है वो लेके चलता है। यहाँ पे हर तरह की मार्केट है। कहीं जो है वो एक जो है वो खाने की चीज, जब खाने पीने की चीज की बात करें तो कहीं जो है वो 400 रुपए भी किलो दस्तयाब होती थी, कहीं जो है वो 500 रुपए। हर स्टैंडर्ड इलाके के स्टैंडर्ड के हवाले से जो है वो रेट मुकर्रर होते थे। हर तबका जो है वो इसमें आराम से जिंदगी गुजारा था। लेकिन अब जो मुतवस्सित तबका है, इसके लिए 2 वक्त की रोटी खाना, जो हमारी शहरियों से बात होती है, हम फील्ड में होते हैं तो बात होती है, उनका कहना है कि 2 वक्त की रोटी खाना मुश्किल हो गया है। इसके बाद जो बच्चों की तालीम सरकारी स्कूलों में जो है वो दिलवा रहे थे, वो भी अब जो है वो घर को बिठा लिया है। स्कूल ले जाने के, बच्चों के अखराजात जो है वो बर्दाश्त करने के जो है उनके नहीं रहे हैं, जिसकी वजह से शदीद मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। 2 की रोटी, अगर खाना दाल खाने की अगर आप बात करें, अगर एक अंसारी दाल भी घर में अगर बनाए तो 300 रुपए से तजावज कर गई है किसी किलो दाल की कीमत। तभी आप आसमान से बात कर रहे हैं उसके रेट
अगर गोश्त की बात करें तो मुर्गी एक सस्ता तरीन जो है वो गोश्त का मीट में जो कि आम शहरी खरीद लेता था, लेकिन अब वो वो भी जो है उसकी तरफ से बाहर हो गया है। 800 रुपए फी किलो कैसे एक आम शहरी खरीदेगा जिसकी 20 से 25 हजार रुपए तनख्वाह है, 272 रुपए पेट्रोल है, कैसे वो काम कर जाएगा? कैसे वो जो आम शहरी है उसका कहना है कि अगर हम सिर्फ फ्यूल की मद में जो है वो अखराजात अपने टोटल करें तो 9 से 10 हजार रुपए सिर्फ अपने तफासिल या काम पर जाने और आने के जो है वो उनके अखराजात हैं। बाकी जिसकी 25 हजार रुपए तनख्वाह है, 30 हजार रुपए तनख्वाह है, 20 हजार रुपए में किराए का मकान है, घर पे खाना खाना है, किस तरीके से गुजारा होगा ये नामुमकिन हो गया है एक आम शहरी के लिए गुजारा करना। अच्छा तलहा, मुझे बताएगा कि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट जो है वो लाहौर में तो कंपैरेटिवली हम उन्हें कराची की निस्बत तो एक्टिव देखते हैं। कम से कम इस चीज़ को मेक श्योर किया जाता है कि प्राइस जो है वो अगर एक मंडी है या एक जगह है तो वहाँ पर एटलीस्ट सेम हो। आप जैसे कह रहे हैं कि वेरी करता है कि इलाका चेंज होता है तो प्राइस भी चेंज हो जाती है, और एक एक्सट्रीम प्राइस जो जा रही है वो 800 पे जा रही है। तो ये जो मुतल्लिका महकमा जात है इस हवाले से कोई कार्रवाई सामने नहीं आ रही या फिर कोई शिकायत ही नहीं करता, क्योंकि हमारी आवाम भी ऐसी होगी कि वो सर्वाइवल की जंग लड़ रही है, लेकिन आवाज़ उठाना उनको भी लगता है कि अब कोई फ़ायदा नहीं है इस चीज़ का। जो आम शहरी तो उस वक्त शिकायत करेगा जब उसको प्राइस लिस्ट जो है वो मार्केट में किसी दुकान पर दस्तयाब होगी, वो देख सकेगा कि ये सरकारी नर्स मुकर्रर किया गया है हुकूमत की जानिब से या इंतजामिया की जानिब से। जब उसको प्राइस लिस्ट ही मौजूद नहीं नजर नहीं आएगी तो वो कैसे कोई शिकायत करेगा कि जो है वो आया 500 रुपए मुर्गी बेचनी है या 800 रुपए। और अगर प्राइस कंट्रोल डिपार्टमेंट की बात करें तो कमिश्नर कराची के मातहत आता है ये डिपार्टमेंट, लेकिन वो अरसे दराज से जो है वो डीएक्टिव नजर आता है, कहीं शहर में कोई कार्रवाई नजर नहीं आती। वज़ीर आला सिंध की जानिब से जो है वो अब इस तरह से अहकाम दिए गए कि असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर फील्ड में निकले, जो सरकारी नर्स हैं उसका तमाम अशिया के नर्स पर जो है वो इम्प्लीमेंट कराएं, लेकिन वो इम्प्लीमेंट सिर्फ दावों तक नजर आता है, कहीं भी फील्ड में असिस्टेंट कमिश्नर नजर नहीं आते, डिप्टी कमिश्नर नजर नहीं आते। जिसका दिल जाता है, जिस नर्स पे दिल जाता है वो अशिया फरोख कर रहा है, जिसकी वजह से सिर्फ आम शहरी पर फर्क पड़ता है। उसके अलावा जो मुतवस्सित तबका है वो अपनी जो है सफेद पोशी को छुपाने के लिए किस तरीके से जिंदगी गुजार रहा है उसके लिए बहुत मुश्किल हो गया। ठीक है तलहा, ये भी बताएगा कि चूंकि आप फील्ड में रहते हैं। तलहा, अगर हम देखें सारी सिचुएशन में जो सूरत हाल आप बता रहे हैं, यानी जो वहाँ पे कराची पे हम देखते हैं मुख्तलिफ ज़िलों में बटा हुआ ये बड़ा शहर है, और फिर कहीं ना कहीं मजिस्ट्रेट की अगर बात करें यहाँ पे भी जो सोहन ने दुरुस्त फरमाया कि कहीं ना कहीं लाहौर की बात करें या रावलपिंडी तो यहाँ पे काम उसके मुताबिक बेहतर होता है। ये एक तरफ हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो इंतज़ामिया है यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बड़े बड़े दावे होते हैं, लेकिन दूसरी जानिब हम ये देखते हैं कि ग्राउंड जो है उस पर उसी तरह काम नहीं हो रहा, ग्राउंड रियलिटी कुछ डिफरेंट है। ऐसे में आपको क्या लगता है, एक तरफ तो बेरोजगारी की जो शरह है, लोग जाते थे कराची की तरफ, अब कराची की तरफ लोग रुख इसलिए नहीं करते कि फैक्ट्री ऑलरेडी बंद है, बेरोजगारी की शरह बढ़ती जा रही है, मुख्तलिफ शहरों से जो लोग आए हुए हैं, तो आपको क्या लगता है ये महंगाई का जो तूफान है, क्या क्राइम रेशो अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा कराची में ही होता है, तो क्या आपको लगता है कि वारदातें भी बढ़ने का इम्कान इसलिए ज्यादा हो रहा है कि बेरोजगारी बढ़ रही है, गुर्बत बढ़ रही है, कहीं ना कहीं जो लग्जरी गाड़ी में कोई शख्स जा रहा है तो दूसरा जो कहीं जिसके बच्चे भूखे हैं तो फिर उसको वही लगता है कि मेरे पास एक ही ऑप्शन है कि जाके छीन लो और अपने बच्चों का जो पेट है उसको उसकी भूख मिटा दो। जी बिल्कुल, आप मौजूदा सूरत हाल में किसी भी पुलिस ऑफिसर से मिले हैं तो वो ये बोलता है कि क्राइम को जो खुसूसन अगर हम स्ट्रीट क्राइम की बात करें तो उसको कंट्रोल करना इस वजह से मुश्किल हो गया है कि एक तो बढ़ती हुई महंगाई है, बेरोजगारी है, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है रोजगार की, जिसकी वजह से दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है क्राइम में। गुज़िश्ता दिनों एक मुलजिम पकड़ा गया जिसने जो है वो 3000 रुपए की किसी से जो है वो लूटमार करी, जिसको पकड़ा गया वो पहली दफा लूटमार थी। उसको पता जब इन्वेस्टिगेट किया गया तो उसको कहना था कि मेरे 2 दिन से घर पे बच्चे ने दूध नहीं पिया है, कुछ पड़ोस से मांग के पी रहा पिलाया, जिसकी वजह से अगर ऐसी सूरत हाल होगी, कोई भी एक आम आदमी जो है वो माशरे में रहता है तो वो अपने बच्चों से प्यार करता है, तो उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि जब पड़ोस में जो है वो बच्चे खेल रहे हो, अच्छी तरीके से रह रहे हो और उसके बच्चे को पीने का दूध ना हो, तो यही सूरत हाल जन्म लेती है जिसमें जो है वो सूरत हाल खराब से खराब। अच्छा तलहा, ये भी बताइएगा कि बहुत सारी ऐसे एरियाज भी हैं जिन पर बात करना ज़रूरी है, मुर्गी की या मंडी की या सब्जी की या फलों की तो बात हम कर रहे हैं, लेकिन प्राइसेस बहुत ज़्यादा वेरी करती है। अगर हम मेडिकल स्टोर्स पर जाएं, वहाँ पर मिलने वाले टिश्यूज़ और डिओड्रेंट या परफ्यूम्स या अगर हम बेसिक मेडिकल इक्विपमेंट्स की बात करें तो बहुत सारे मेडिकल स्टोर्स पर अगर हम जाएँ तो वहाँ पर परसेंटेज के मुताबिक, क्योंकि अब टैक्स बढ़ा है 25%, तो वो उसके मुताबिक भी आपको हर एक मेडिकल स्टोर पे या डिपार्टमेंटल स्टोर पे आपको प्राइसेस मुख्तलिफ नजर आती हैं, तो वहां पर क्या सूरत हाल है?
बिल्कुल डिपार्टमेंटल स्टोर्स की जो बात करें तो वहाँ हर डिपार्टमेंटल स्टोर जो अपना जो है काम कर रहा है वो मुख्तलिफ रेट्स पे काम कर रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि कहीं चेक एंड बैलेंस नहीं है, इंतजामिया कहीं नजर नहीं आती, जिसका जो दिल चाहता है उस रेट पे जो है वो फ्रोख्त जैसे आप जो है वो शो कर रहा है, जिसकी सबसे बड़ी वजह इंतजामिया की नाहिली है। प्राइस कंट्रोल लिस्ट क्यों जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं कराती इंतजामिया, कि अगर एक इलाका है गुलशन इकबाल, वहाँ जो है वो कोई गोल्ड जो है वो 5 मिल रहा है और दूसरी जगह अगर वो नॉर्थ कराची चला जाता है वहां पे 650 रुपये मिल रहा है, तो ये नाहिली है इंतजामिया की, जिसने कंट्रोल करना है पूरे शहर में यकसा जो है वो निजाम जो है वो इम्प्लीमेंट कराने हैं, जिसमें नजर नहीं आता कि लगता यूं है कि इंतजामिया नाहिल है या वो उसकी दिलचस्पी नहीं है इस काम में। प्राइस कंट्रोल के नाम पर, लिस्ट के नाम पर करोड़ों रुपए अजरा किया जा रहा है हुकूमत की जानिब से शहरियों को रिलीफ फराहम करने के लिए, लेकिन वो प्राइस कंट्रोल लिस्ट नजर आए तो शहरी जो है वो उसके तहत जो है वो खरीदारी कर सकें। जी हरमीत। तलब मैं आपसे जानना चाहूँगा, अगर मैं पंजाब की बात करूँ, खैबर पख्तूनख्वा की मैं बात करूँ, मैं परसों किया हूँ, देखा है वहाँ पे हालात, और अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो जो आटे का बहरान चल पड़ा था जिससे निपटने के लिए कोशिश भी की गई और कहीं ना कहीं ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाई भी हुई, आपसे जानना चाहेंगे यहाँ पे सस्ता आटा जो है वो उसकी मुख्तलिफ गाड़ियाँ, ट्रक्स जो हैं वो कहीं ना कहीं हमें मुख्तलिफ स्पॉट पे वो नज़र आती है और कहीं ना कहीं लोग जो हैं वो सस्ता आटा ख़रीदते भी हमें नज़र आते हैं। ये आपसे जानना चाहेंगे कि क्या पीपल्स पार्टी की जो या सिंध की जो गवर्नमेंट है उसकी जानिब से इस किस्म का इकदाम उठाया गया है? अगर उठाया गया तो किन किन इलाकों में ये सस्ता आटा जो है वो प्रोवाइड किया जा रहा है? सस्ते आटे की बात करें तो 90 रुपये फी किलो जो है आटे का रेट मुकर्रर किया गया है, जिससे वज़ीर इत्तलात सदीक इनाम मेमन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, दुआदार के किसी को फरोख्त नहीं करने देंगे, महंगा आटा शहरियों को रिलीफ फराहम करेंगे। कोई जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, तमाम जो है पूरे शहर में हर जगह चले जाए 110 रुपए से 120 रुपए किलो तक जो है वो आटा फरोख्त किया जा रहा है, कहीं जो है वो नजर नहीं आता 90 रुपए किलो आटा। अगर हम बात करें जो सब्सिडाइज रेट पे गाड़ियां ट्रक खड़े किए जा रहे थे शहरियों के लिए जो है रिलीफ फराहम करने के लिए हुकूमत की जानिब से, मुख्तलिफ फ्लोर मिल की जानिब से, वहाँ इस कदर तूफान बदतमीजी और रश और कोई इंतजामिया मौजूद नहीं होती थी। लोग जो है वो एक दूसरे पे गिर रहे थे सस्ता आटा लेने के लिए, जो है वो जलील ख्वार हो रहे थे, लेकिन हुकूमत जो है वो कोई तरीक़ेकार नहीं बना सकी कि शहरियों को जो है वो रिलीफ फराहम कर सके, सस्ता आटा तक जो है वो फराहम कर सके, जिसकी वजह से हर जगह जहाँ आटे का एक ट्रक दिखता है, जहाँ सब्सिडाइज रेट से उनको मिल रहा हो, वहाँ एक रश लग जाता है, हुजूम लग जाता है, तमाम सूरत हाल खराब हो जाती है। अच्छा तलहा, एक और बात बताइएगा, इन सर सिनेरियो में होता क्या है? जो रेशो बढ़ती है वो है क्राइम रेट, और ऑब्वियसली हमने बहुत सारी ऐसी खबरें लाहौर से, कराची से, इस्लामाबाद से देखी है कि यहाँ तक भी नौबत आ गई है कि एक चोर जो है वो मेडिकल स्टोर से डायपर चोरी करके ले गया। अब डायपर तो वो चोरी करना उसका मकसद नहीं था, मकसद अपने बच्चे की, अपने घर की ज़रूरत को पूरा करना था। और कराची में हम देखते हैं कि कराची में पहले भी ये काफ़ी इस तरह के मामलात रहे हैं, क्राइम रेट बहुत ज़्यादा ऊपर गया है और हमने ऐसे वारदात होते हुए बहुत ज़्यादा देखी हैं। तो क्या ये डायरेक्टली इसको इफेक्ट कर रहा है और आपको क्या लगता है इससे अब मज़ीद जो वारदातों में वो भी इजाफा देखने में आ रहा है, क्योंकि लोगों के पास तो वसाइल ही नहीं है चीज़ें अच्छे तरीके से या जो एक तरीकाकार है उसे ख़रीदने का? बिल्कुल वसाइल नहीं है, शहरी के पास रोजगार नहीं है, लोगों के पास कोई जरिया नहीं है, जरिया माश नहीं है। इसके अलावा शहरी जो आम शहरी है, मुतवस्सित तबका है, गरीब आदमी है, उसके घर में अगर 2 बच्चे हैं तो वो किस तरीके से वो अपने बच्चों का जो है वो पेट पाले, अपने घर चलाए, उसे किराए के मकान पे रहता है। क्राइम रेट को कंट्रोल करने का सबसे जो पुलिस के अफसरान, आला अफसरान है, वो यही तरीकेकार बताते हैं कि सबसे पहले हमें लोगों को रोजगार फराहम करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम किसी हद तक जो है वो क्राइम पे कंट्रोल करने में कामयाब होंगे। उसके अलावा कोई जो है वो रास्ता नजर नहीं आता कि हम फौरी तौर पे क्राइम पे, स्ट्रीट क्राइम पे कोई शहरी महफूज नहीं है। अभी आप जो है वो जैसे बाहर खड़े हो जाए, आपका मोबाइल जो है वो छिन जाएगा, कोई आदमी अपने आप को रोड पे खड़ा हुआ, बस स्टॉप पे खड़ा हुआ महफूज जो है वो फील नहीं करता, कोई भी कहीं भी चले जाए। जी हरमीत। अच्छा ठीक है तलहा, आप मुझे ये बताइएगा। अच्छा तलहा, मैं आपसे जानना चाहूँगा माज़रत के साथ आज, नहीं, it's okay, हाँ, मैं जानना चाहता हूँ आपसे तला, अगर हम देखें क्योंकि अब आने वाली गर्मियां हैं, कराची में तो पहले गर्मियां दस्तक दे देती हैं,
जो लोड शेडिंग है उसका बहरान भी बहुत बढ़ गया है। चाहे हम इधर की बात करें तो यहाँ पे भी 4-5 घंटे बिजली गायब है, देहातों से तो बिल्कुल गायब है। बिल्कुल। कराची में फैक्ट्रियां, मुझे याद है कि बहुत ज्यादा फैक्ट्रियां हुआ करती थी, लोग काम किया करते थे। अब ये लोड शेडिंग दोबारा अगर होगी तो आपको क्या लगता है कि कितना, पहले तो बांग्लादेश जो है वो मुख्तलिफ फैक्ट्रियां जहां से निकल चुकी हैं, जो बची कुची हैं, तो आपको क्या लगता है कि लोड शेडिंग के दौरान ये फैक्ट्रियां बंद होंगी तो मजदूरों जो है वो उसकी बेरोजगारी में कितना इजाफा हो सकता है? क्योंकि ये सिचुएशन भी वर्स्ट किस्म की है, नुकसानदेह है। आम आदमी के घर का चूल्हा इससे भी बुझ सकता है, क्योंकि वो जहाँ फैक्ट्री में काम करे, अगर फैक्ट्री बंद हो जाए तो फिर वो जाए तो कहाँ जाए? सनतकार बार बार हैं कि बेरोजगारी शदीद जो है वो बढ़ रही है, शिद्दत के साथ इजाफा हो रहा है। गुज़श्ता दिनों सनतकारों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी जिसमें बताया कि 2 लाख से ज्यादा जो है मजदूर हैं, लेबर हैं, वो बेरोजगार हो चुके हैं। सनतों के यूनिट बंद कर दिए गए हैं जिसकी वजह से वो बेरोजगार हो चुके हैं। 2 लाख जैसे ही जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, 2 लाख अफराद की जो है बेरोजगार होने की इत्तला चलती है। उसके बाद ही आप देखते हैं शहर में स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में जो है वो इजाफा हो जाता है। शदीद जो है वो बेरोजगारी की जो है वो इजाफा देखा जा रहा है कि अगर बेरोजगारी बढ़ती है, आने वाले दिनों में गर्मियों के दिन है, अभी से ही जो है वो दोबारा से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 7 से 7.5 घंटे जो है वो लोड शेडिंग का सिलसिला शुरू हो गया है। अभी इब्तदाई तौर पर बताया जा रहा है कि जो डिस्ट्रिक्ट जोन है उनको जो है वो एग्जेम्प्टेड है, वहां पर लोड शेडिंग नहीं की जा रही है। लेकिन जैसे ही बहरान बढ़ता है, बिजली का बहरान बढ़ता है, तो सनती इलाके भी जो है वो इफेक्ट होते हैं, वहां पे भी लोड शेडिंग का सिलसिला पड़ता है। अगर ऐसी मौजूदा सूरत हाल में जब पहले ही जो है वो माशी सूरत हाल की वजह से सनतें नहीं चल पा रही है और अगर लोड शेडिंग हुई, बिजली का बहरान पड़ेगा जो कि एक्सपेक्टेड है बढ़ेगा। गैस की लोड शेडिंग अभी भी शहर भर में जारी है। 11 बजे के बाद में शहर में लाइट होती है, मुख्तलिफ इलाकों में 2 से ढाई घंटे की लोड शेडिंग होती है और 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक गैस की लोड शेडिंग होती है। ऐसी सूरत हाल में शहरी जो है तो बजट का शिकार है, तो वो करें तो करें क्या? ठीक है तला, थैंक यू सो मच आपके हवाले से अपडेट। आपकी सारी बातें जो हैं बेसिकली वो आम आवाम के वो मसाइल है जिनको हम रोज़ाना एड्रेस करते हैं, लेकिन अगर एड्रेस नहीं किया जाता तो मुतल्लिका महकमों की जानिब से नहीं किया जाता। हमने एक ब्रेक लेनी है, इसके बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो बेसिकली इस लास्ट सेगमेंट में हमने बात करनी है कि हमारे पास वक्त नहीं है, और फिर जब वक्त आगे बढ़ता चला जाता है तो फिर उसको हम रिवर्स भी नहीं कर सकते, बिकॉज वक्त हमारे पास इसलिए नहीं है कि खाने पीने का, अपनी सेहत का ध्यान रखने के लिए हमारी कोशिश होती है कि इंस्टेंट फूड जो है उसको हम प्रेफर करते हैं, बिकॉज घर में रहकर या घर से बाहर निकलते वक्त या नाश्ता करते वक्त, दोपहर का खाना और बाजू का रात में भी हमारे पास टाइम नहीं होता, तो हमारी कोशिश ये होती है कि वो फूड जो फ़ौरन बन जाए उसको खाकर अपना अगला काम जो है वो शुरू किया जाए। और फिर जब वक्त आहिस्ता आहिस्ता ऐसा गुजरता है और आपकी सेहत ख़राब से ख़राब तर होती चली जाती है, तो फिर आपको सारा वक्त अपनी सेहत को देना पड़ता है, अपनी रिकवरी पर लगाना पड़ता है। तो ये जो टिन पैक खाने हैं या अगर हम मशरूबात की बात करें तो ये कितने हार्मफुल है इक्वली हर एज ब्रैकेट के लोगों के लिए। मतलब अगर बच्चे हों तो उनको हमने प्रोसेस फूड दे दे के इतना यूज टू कर दिया है, वो नगेट्स हो, फ्राइज हो या फ्राइड आइटम्स हो। और अगर बड़ों की बात करें तो बड़ों का भी यही हाल है। इवन दो अब तो अगर आप किसी डिपार्टमेंटल स्टोर या किसी ग्रॉसरी करने के लिए जाएँ तो आपको नज़र आता है कि पराठे भी ऐसे मिलते हैं जिसको आप निकालें और बना लें इंस्टेंट फूड के तौर पर। तो ये टिन पैक जो है वो खाने कितने डिस्टर्ब करते हैं, इस पर बात करने के लिए डॉक्टर वर्दा सिकंदर माहिर ग़िज़ाइयत हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। हाउ आर यू वर्दा? अल्हम्दुलिल्लाह परफेक्टली फाइन। वर्दा गुड टू सी यू हियर। मुझे ये बताएगा कि हमने इंट्रोडक्शन में तो चलो ये बता दिया कि टिन पैक जो खाने होते हैं वो कितने हार्मफुल होते हैं। बच्चों से शुरू कर लेते हैं, इस पर हमने काफ़ी दफ़ा बात की है। बच्चों को हमने प्रोसेस फूड की बहुत ज़्यादा आदत डाल दी है। अब वो प्रोसेस फूड हम ये एज्यूम करते हैं कि वो बहुत सारे प्रोसेस से गुजर के प्योरीफाइड होकर हमारे पास आता है। क्या वो प्योरीफाइड होता है? एग्जैक्टली आपने जो है बड़ा अच्छा टॉपिक देखे। आजकल के हमारे मॉडर्निज्म जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है तो आप देख रही हैं क्या होता जा रहा है। हमारे एरा में हम प्रेफर करते हैं कि रेडी टू ईट जो है वो मील्स हम प्रेफर करें, बट देखें वी हैव ऑप्शंस फॉर रेडी टू ईट मील्स। सबसे पहले आप देखें कि नेचुरली भी तो रेडी टू ईट मील्स मौजूद हैं। Yes. जैसे हमारे पास फ्रूट्स हैं, नट्स हैं, ठीक है, मिल्क हो गया, डेट्स हो गया, जो कि कंप्लीट न्यूट्रिशन भी है और रेडी टू ईट फूड है। बट एज कंपैरिजन वी प्रेफर कि हम जो है वो फ्रोजन फूड्स हो जाएं, उसके बाद रेडी टू ईट जंक हो जाए, ये सब प्रेफर करते हैं। टेस्ट का प्रॉब्लम है ना, मतलब आप यूज्ड टू हो जाते हैं। आपको अगर नगेट्स मिलेंगे तो नगेट्स और डेट्स की बजाय आप नगेट्स ही खाएंगे ना। एग्जैक्टली टेस्ट बर्ड
इट्स अ प्रैक्टिस जो आप वक्त के साथ साथ डेवलप करते हैं। अब आजकल के एरा में हम अगर चाइल्डहुड से ही देखें, हम हर रोजमर्रा की जिंदगी में मेरे पास पेशेंट्स आके कंप्लेन करते हैं कि हमारे बच्चे जो है नेचुरल फूड नहीं लेते। हाँ। तो देखें, जब वो पैदा हुआ उसको बिस्किट्स या कॉन्फेक्शनरीज या नगेट्स हर चीज ला के देने वाले तो आप है ना। तो उसके टेस्ट बर्ड्स डेवलप करने वाले जो हैं आप हैं। सो डोंट क्लेम दैट कि जो है हम लोग की ईटिंग और डाइटरी हैबिट्स ये एक स्मॉल गेम नहीं है। ये आप इनिशियली स्टार्ट करते हैं और उसके बाद ये हैबिट्स में डेवलप होती जाती है और फिर जो है इन द एंड जो है हम उसके प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, नुकसान उठाते हैं और नुकसान उठा रहे हैं। हरमीत हमारे साथ मौजूद है इस्लामाबाद से। हरमीत, ओवर टू यू। हाँ डॉक्टर साहब, अब बड़ी अच्छी बात है आपने की, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे, एक तरफ तो हम ये देखते हैं कि मुख्तलिफ कंपनीज की जानिब से खुराक जो है वो पैक की सूरत में हमें मिलती है, लेकिन कहीं ना कहीं अब परसों की बात है, मुझे किसी ने दावत दी, हमारी बड़ी अच्छी आंटी है, तो उसने कहा पुत्र ये सरसों का जो साग है ना, ये फिर सर्दियों में गर्मी में बड़ा मुश्किल से मिलेगा, तो मैं ना इसको बॉयल करके मैं ना फ्रीज़र में रख लेती हूँ। तो आपसे जानना चाहेंगे क्या उसको फ्रीज़र में फ्रीज कर देना और फिर उसको खाना क्या ये सेहत के लिए मुफीद है या नुकसानदेह? ये जो प्रैक्टिस है ना हमारे यहाँ बहुत कॉमनली की जाती है कि जो चीज़ें गर्मियों में नहीं अवेलेबल, हम कोशिश करते हैं कि सर्दियों के लिए जो है ना हम उनको फ्रीज कर लें, प्रिजर्व कर लें। देखिए, देयर इज़ अ डिफरेंट मेथड्स इन प्रिजर्वेशंस। ठीक है, सबसे पहले बात की जाए, जैसे हम लोग ये फ्रोज़न फूड्स होते हैं या जितने हमारे पास सिंथेटिक जो है प्रिजर्वर्स होते हैं, इनके अंदर केमिकली स्टेबलर्स जो होते हैं वो ऐड किए जाते हैं। उसके ऊपर अक्सर आपने उसके इंग्रेडिएंट लिस्ट पे देखा होगा, लिखा होता है E407 E100। ठीक है, तो आप देखते हैं कि अगर आप खुद भी चेक करें गूगल पे जाके, सिंपल मैं कहती हूँ आप खुद चेक करें सबसे पहले, तो उसके नीचे बहुत सारे एक्चुअली वो केमिकल हैं सिंथेटिकली। अब एक सादा दूध है, आपने सुबह उसको बॉईल किया, शाम में आप देखें वो खुद ब खुद खराब हो जाता है क्योंकि वो ऑर्गेनिक है। अब अगर उसके अंदर केमिकल्स डाल दिए जाएं तो अब ये डब्बे वाला दूध जो है ये तो आप 3 महीने 4 महीने तक इनकी शेल्फ लाइफ है, एक्सपायर्ड लाइफ जो होती है उसकी कम से कम इतनी होती है। एग्जैक्टली। अच्छा, अब आपने बात की ये साग हो गया, या हमारे यहाँ गोश्त की बहुत ज्यादा प्रैक्टिस होती है जी, कट्ठा ले आया जाए और इसको जो है वो फ्रीज कर दिया जाए। देखें, अगर नेचुरली बिल्कुल फ्रेश फूड है उसके कंपैरिजन तो कोई भी नहीं है ना, वो बिल्कुल 100% जो है वो न्यूट्रिशनियस है, उसके अंदर कोई कंपाउंड्स जो है वो डेवलप नहीं हुए, कोई कंटेमिनेशन नहीं हुई, उसकी फिजिकल जो अवेलेबिलिटी है वो जो है वो बिल्कुल ठीक है। तो अगर तो आप खुद से नेचुरल प्रिजर्वेटर्स, जैसे हमारे पास जो है वो पुराने दौरों में आपने सुना होगा अपने एंसेस्टर्स में जिन नमक डाल के गोश्त को फ्रीज कर लिया जाता था, सिरका डाल के, लेमन डाल के, अगर आपने इस तरह से प्रिजर्वेशन मेथड्स यूज करते हैं तो ये किसी हद तक सेफ है एज कंपैरिजन कि आप कोई स्टेबलाइजर्स ऐड करें। अच्छा ठीक है वर्दा, मैंने एक और बात। अच्छा डॉक्टर, एक और चीज़ जो हमारे माशरे में बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है, हम कहीं ना कहीं ऑफिस में काम करने वाले लोग हैं या कहीं ना कोई शख्स जो जिसको दौड़ है आगे खाने की, उसको परवाह नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको पैक खाना जो है वो मिल रहा है और वो भी किसी न किसी प्लास्टिक में। आपने देखा होगा कि चाय जो है वो भी आजकल इस किस्म से आई है। बाहर दुनिया में तो ये बड़ा ज़्यादा रुझान है कि जो थैला है उसी में चाय डाल के उसी को पीना है, तो इसी में ये रुझान जो बढ़ रहा है ये कितना नुकसानदेह है? खाने में भी इस किस्म की चीज़ें, फिर वो प्लास्टिक का इस्तेमाल, वो कितना नुकसानदेह इंसान की हेल्थ के लिए, और क्या जो खाना हम खा रहे हैं जिस डब्बे में प्लास्टिक में पैक दिया जाता है उस खाने की मजीद जो है उसमें जो, क्योंकि जाहिर बात है हमें कुछ चाहिए होती है कि कहीं ना कहीं इस खाने का हमें कोई फ़ायदा होगा, तो उसका फ़ायदा होता है या नुकसान होता है फिर? जी, बड़ी ही ज़बरदस्त आपने बात की, और आजकल ये एक ऐसी नॉमिनेटेड प्रॉब्लम है जिसको हम नोटिस ही नहीं करते। ठीक है, हम लोग इस एरा में भागते भागते जो होता है कि बस ठीक है, हम लोग अपनी न्यूट्रिशन प्रोफाइल पे फोकस नहीं करते, वो जस्ट फोकस ऑन टू ईटिंग टू सेटिस्फाई आवर हंगर। तो इस चीज़ में क्या होता है कि देखिए, डिस्पोजेबल कोई भी बर्तन है, ठीक है, आजकल आप देखिए कैंसर की प्रिवेंशन
पुराने दौरों में देख लें और आज देख लें तो आपको एक बड़ा स्टैटिस्टिक डिफरेंस नज़र आएगा। तो इस डिफरेंस की वजह ही एक आंसर है कि डिस्पोजेबल जितने बर्तन हैं, ठीक है, इनके अंदर इस तरह की केमिकल हैजर्ड्स डाले जाते हैं और फिर जब वो दोनों का कंटेमिनेट होता है, जैसे कोई गर्म चीज़ है फ़ौरन आप जो है वो किसी ऐसे प्लास्टिक के बर्तन में डालते हैं तो क्या होता है कि सिंथेटिकली वो सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं और वो फूड की न्यूट्रिशनल प्रोफाइल ख़त्म हो जाती है और उल्टा जो शॉक्स डेवलप होते हैं वो हमारी वेन्स, आर्टरीज और फिर कल को हमारे ऑर्गन्स पे अफेक्ट करने लग जाते हैं। देखिए एट अ टाइम हमें फील नहीं होता, मतलब अक्सर लोग सवाल करते हैं जी एक बार हम तो 2-3 बार प्रैक्टिस की तो ऐसा कभी कुछ नहीं होया। देखिए 1-2 बार से कुछ नहीं होता, दीज थिंग्स टेक टाइम। हमारी बॉडी नेचुरली बहुत इंटेलिजेंट और इम्यूनिटी सिस्टम हमारा इतना स्ट्रांग है कि इस पे एक समझे एक फौज हमारे अंदर एक जंग कर रही है कि कोई चीज आती है फौरन जंग करिए। तो लेकिन आहिस्ता 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 आप देखिए फौज में से कुछ लोग मर जाएं तो फिर आहिस्ता आहिस्ता फौज खत्म होने लग जाती है। और हम इसे कहते हैं डैमेज इज डन। जब डैमेज इज डन हो जाता है फिर हमें पता लगता है अब तो हमने इसका इलाज करना है और फिर इलाज में उसको रिवर्स करने के लिए उतना ही टाइम कंज्यूम करते हैं, पैसे कंज्यूम करते हैं, अच्छी खुराक भी खाते हैं। तो वो अगर पहले आपके रूटीन का हिस्सा हो तो आप कम से कम इस डैमेज से बच जाएं। एक और कॉमन प्रैक्टिस हम करते हैं, आपको पता है टिन पैक बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं इन खाने के अलावा, प्रोसेस फूड के अलावा मशरूम्स अवेलेबल हैं, ऑलिव्स अवेलेबल हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो आपको टिन पैक मिलती हैं जिसको हम अंडों में डाल के या ऑमलेट्स इस तरह से बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, चाइनीज़ ख़ास तौर पर, और बहुत सारी घर में तैयार होने वाली आइटम जो कि हम समझते हैं घर में तैयार कर रहे हैं, बाहर से खाने की बजाय हम घर में कर रहे हैं, लेकिन उसके इंग्रेडिएंट्स टिन पैक होते हैं। उसकी ग़िज़ाइयत क्या है या वो नुकसानदेह हैं, और अगर है तो कितने नुकसानदेह हैं? देखिए जी, सबसे पहली चीज़ जो एक हर आजकल जैसे जैसे एजुकेशन ज़्यादा हो रही है तो ये एक न्यूट्रिशनिस्ट की या एक डॉक्टर की जिम्मेदारी नहीं है कि जो है वो न्यूट्रिशन प्रोफाइल चेक की करें। आप लोग खुद से देखें, हर कोई भी चीज़ मार्केट में अवेलेबल है तो उसके पीछे उसकी न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, ठीक है। जब आप वो पढ़ते हैं तो उसमें कई नॉन चीज़ें तो आप सब आम लोगों को पता ही है, जैसे मशरूम्स हैं, लेमन है, ये सारी चीज़ें पता है जी, ठीक है। लेकिन उसके साथ साथ उसके नीचे कोड मेंशन होते हैं, A7 इस तरह के एमल्सिफायर, स्टेबलाइजर्स, वो सब आप समझ लें हैजर्ड्स हैं हमारे लिए, ठीक है। तो वो चीज़ पॉइजनस है हमारे लिए। तो आप कोशिश करें, अगर आपने चीज़ें प्रिजर्व ही करनी है, आई टोटली अंडरस्टैंड, मैं खुद एक वर्किंग वुमेन हूँ, आई हैव नो टाइम टू मैनेज दीज थिंग्स, तो आप नेचुरली प्रिजर्वेटर्स यूज़ करें ना, उसका कोई नुकसान नहीं है। आप चीज़ें प्रिजर्व भी कर सकते हैं और उसको डैमेज होने से भी बचा सकते हैं। लेकिन जब हम ये पैकेज्ड अप्रोचेस करते हैं टीन वाली, तो ये मैं कहती हूँ कि बस वी आर सेटिस्फाइंग आवर सेल्फ्स कि हम कुछ खा रहे हैं और जो है वो अल्टीमेटली आप अपने आप को कहीं ना कहीं पॉइजन ही दे रहे हैं। अच्छा, इसका मतलब ये कि हम हेल्दी नहीं खाते, हम बस पेट भरते हैं ना, मतलब आप ये कहें तो ज़्यादा मेरे ख्याल से आसान आवाम को समझ आ जाएगा। एक और प्रैक्टिस हम बहुत ज़्यादा करते हैं। अब तो चले हम इन टिन पैक खानों की तो बात कर रहे हैं, प्रोसेस फूड की बात कर रहे हैं। आप अगर मार्केट में जाए ना तो आपको ऐसी ऐसी चीज़ प्रोसेस में मिलती है कि हम हैरान होते हैं कि लोगों के पास रोटी बनाने का टाइम भी नहीं है। पराठे आपको इन फॉर्म में मिल जाते हैं कि आप उसे निकालें और बना लें, या पीटा ब्रेड आपको इस फॉर्म में मिल जाती है। मतलब ये किस तरह से आप हाउ यू कैन डाइजेस्ट? देखिए वीट जो है हमारा स्टेपल फूड है, ठीक है। हम लोगों ने उसको भी अल्टरनेट कर दिया वाइट फ्लोर्स गुड के साथ, ठीक है, जो रिफाइंड कार्ब्स होती हैं, ना ही उनके अंदर फाइबर होता है। अब हम लोग को इजी तो लगता है कि कन्वीनियंट है जी, फटाफट जी वो पराठा खोला, डाला और खा लिया। आप एक्चुअली इस प्रैक्टिस में, ऐसी चीज़ों में अपने अंदर एक डस्टबिन डेवलप कर रहे हैं, ठीक है। अब हमारी बॉडी एक्चुअली एक ऑर्गेनिक बेस पे बनाई गई है। अब क्या होता है कि जब हमारे अंदर कोई ऑर्गेनिक चीज़ जाती है, हमारी बॉडी का सिग्नल जाता है, हाँ जी भाई ये अपनी चीज़ है, इसको फौरन जो है वो अब्जॉर्ब करो और फिर डाइजेस्ट कराओ। हाँ। अब क्या होता है कि जब जैसे ये आपने बात की है वाइट फ्लोर के जो है वो पराठे और इस तरह के प्रोसेस जितना कार्ब्स का स्टफ है, ये हम जब अंदर डालते हैं तो बॉडी, हमारा ब्रेन सिग्नल देता है नो दिस इज नॉट आवर थिंग, ठीक है, तो जल्दी इसको बॉडी से निकालो। तो उस प्रैक्टिस में क्या होता है,
कुछ हद तक बॉडी से वो एलिमिनेट हो जाता है, कुछ हद तक वो अंदर ही रह जाता है। और अब वो अंदर क्या करेगा, एक डस्टबिन जो है वो डेवलप करने लग जाएगा, और वो डस्टबिन एक्चुअली हमारे फैट सेल्स हैं, जगह जगह से हमारे फैट का निकलना। और अब आप देखें डस्टबिन है, उसने कल को बैड अडोर भी देनी है और प्रॉब्लम्स भी कॉज करने हैं, और वो ही प्रॉब्लम्स हमारी हाइपरटेंशन है, फैटी लिवर है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज हैं, और जिन्हें हम कहते हैं हाँ जी हमें पता नहीं चला कि ये कब हो गई। आप जब डेली बेसिस पे छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स डालते जाएंगे तो कल को वो एक बड़ी चीज़ बन के हमारे सामने आएगी। और फिर जो है कई लोग जो हैं ऑब्वियसली डेथ रेट आप देखें, डेथ की स्टैटिस्टिक्स दिन ब दिन कितनी बढ़ती जा रही है। ये कॉमन प्रैक्टिसेस हैं जो हम लोग नोटिस नहीं करते, बट एट द एंड ये बहुत दूर ले जाती हैं। अच्छा वर्ता, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। और हमने आपसे बहुत सारी बातें और भी इस हवाले से करनी थी, लेकिन वक्त के हम थोड़े से पाबंद होते हैं। लेकिन आपकी इस बात को मैं कंक्लूड करूंगी कि अपने बॉडी ऑर्गन्स को इतना ज़्यादा मुश्किल में मत डालें, इतना मुश्किल में कि उनके लिए मुश्किल हो जाए काम करना। तो अपनी सेहत का थोड़ा ख्याल रखें, ये आपकी ज़ाती सेहत है। वो सुना नहीं आपने, जान है तो जहान है। और यकीन करें इतना फॉर ग्रांटेड लेते हैं इस एडवर्ब को हमको, लेकिन आपको इस बारे में ख्याल करना चाहिए कि अपनी सेहत का खास ख्याल रखें। सो वी आर डन विद द शो फॉर टुडे। होपफुली कि आपको सारे सेगमेंट्स टॉपिक बहुत पसंद आए होंगे। इसके अलावा अगर आप कुछ ऐड करना चाहते हैं प्रोग्राम में, यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन सोशल मीडिया। हमें दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।